लीनियर इक्वेशन चैप्टर को चाहे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो या फिर सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। बिकॉज इस पर्टिकुलर वन शॉट के बाद चाहे वो क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड के हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड के हो या इलिमिनेशन मेथड के हो या कोई से भी वर्ड प्रॉब्लम हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर पाओगे इस पर्टिकुलर एक वन शॉट वीडियो देखने के बाद। यानी दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। चैप्टर को यहां से शुरू करते हैं कि यार ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्योंकि अगर आपने पॉलिनोमियल का वन शॉट मेरा देख रखा है तो उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन उसी से बनते हैं, वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है ना। और क्वाड्रेटिक वाले को तो अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। यहाँ पे भी ये भी तो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जो भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू बदलते रहती है ना। और इसकी पावर 1 है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स है और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। एक्स की वैल्यू कुछ है, वाई की वैल्यू कुछ है। अब अगर मैं मान लो मैंने दो इक्वेशंस ली, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इधर 4x प्लस 6y प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखना है, यानी जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी जनरल फॉर्म होती है, मैं इसको लिख सकता हूं जनरल फॉर्म के फॉर्म ऐसे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये पहली इक्वेशन है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा a1। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी वो 2 है, वो अलग है, और इसको मैं बोलूंगा b1, दिस इज b1 और इसको मैं बोलूंगा c1। अब ये दूसरी इक्वेशन है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा a2 एंड दिस इज b2 और दिस इज c2। बिट्टू, मेरे दोस्त का नाम है बिट्टू, है मेरे नहीं, मतलब कोई सोच रहा हो ऐसे। तो a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन जो है यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है, जो इक्वेशंस बनती है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसका जनरल फॉर्म क्या है, तो ये जनरल फॉर्म है। अब ध्यान से देखना, मुझे ये पता करना है कि x की कौन सी वैल्यू डालूं और y की कौन सी वैल्यू डालूं जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। मान लो मैं इसमें से सिर्फ एक ही इक्वेशन लूं, सिर्फ एक इक्वेशन लूंगा। अगर मैं एक इक्वेशन लूंगा तब क्या होगा, मैं दो इक्वेशन नहीं ले रहा, ठीक है, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं सिर्फ 2x प्लस 3y और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैं इक्वेशन ले रहा हूं। तो इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 5, समझने के लिए इक्वेशन को चेंज करा। ध्यान से सुनना, मान लो ये दोनों इक्वेशंस नहीं है, ये इक्वेशंस मैंने अलग से लिए अपनी तरफ से, ये इक्वेशंस ली है। तो क्या जो ये इक्वेशन है ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? पेयर तो नहीं बन रहे ना, इसमें सिर्फ एक इक्वेशन लिए मैंने तो यहाँ पेयर नहीं बन रहे। अच्छा, अगर पेयर नहीं बन रहा तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि x की वैल्यू 1 लो। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर सॉल्व करोगे x की वैल्यू 1 लोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस में 3y माइनस 5, तो 3 की वैल्यू भी 3y जो है y की वैल्यू वहां पे 1 आ जाएगी। यानी कि देखो सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3y की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर भेजो 5, इसको उधर, तो माइनस 2, दिस इज 3, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 अपॉन में 3 1। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। बस सुनते जाओ ध्यान से, बस समझ आता जाएगा सब कुछ, ठीक है। x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू में 0 ले लूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी उस टाइम पर 5/3। यानी इसका मतलब अगर मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन हो तो उसके मैं मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकता हूं। बट सवाल उठता है अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, यानी लीनियर इक्वेशन मेरे पास दो हो, दो वेरिएबल्स वाली दो लीनियर इक्वेशन हो, तब उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। एंड ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैं x की कौन सी वैल्यू लूं जो अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं, x और y की वैल्यू लेनी है मुझे,
मतलब मैं आंसर ऐसा निकालूं कि x का और y का कुछ आंसर आ जाए, मान लो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो वो जो वैल्यू आई है ना x और y की वैल्यू, उसको मैं सेकंड इक्वेशन में भी रखूं तो दोनों के लिए वो सॉल्यूशन हो जाए। सिर्फ x और y की वो वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो होंगे इसके सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि इसके कितने सॉल्यूशन है वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ना आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, उसको समझते हैं कि ये टेबल है क्या। क्योंकि जब हम इक्वेशंस को देखेंगे ना, तो इक्वेशंस को देख करके ही अंदाजा लगेगा कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं इन इक्वेशंस के। हमेशा दो इक्वेशन होगी इस चैप्टर में, कहीं भी देख लेना, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, कोई सा भी टॉपिक है उसमें हमेशा आपको दो इक्वेशन ही मिलने वाली है, चाहे तो ध्यान से देख लेना। तो उस टेबल को समझते हैं, वो टेबल है क्या। तीन तरह की पॉसिबिलिटी है, तीन तरह के सॉल्यूशंस निकलते हैं इन दो इक्वेशंस के अंदर। तो अगर मुझे दो इक्वेशंस दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब दो इक्वेशन जो हमें दे रखी होती है, तो दूसरी कौन सी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो उसमें कितने सॉल्यूशंस है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो तीन कंडीशंस है इसकी, या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, और ये मुझे पता कैसे चलेगा कि एक सॉल्यूशन है कितने। तो अगर मान लो आपने a1 अपॉन a2 निकाला, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपने निकाला, और वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा, a1 अपॉन a2 निकाला, मान लो वो 2/5 आ रहा है, b1 अपॉन b2 जो है वो 3/5 आ रहा है, ऐसा कुछ, दोनों अलग आ रहे हैं। तो अगर वो इक्वल नहीं आ रहे ना, तो आप बोलोगे कि इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है बस। और इस केस में जो ग्राफ आपका बनेगा, मतलब लीनियर इक्वेशन से ग्राफ भी बनते हैं, जो कि हमने क्लास 9 में ऑलरेडी सीखा है, यहाँ पे भी सीखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर, तो दो इक्वेशन के ग्राफ बनाना हम सीखेंगे, बहुत ही इजी होने वाला है, आगे मैं बताऊंगा। तो जो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वन सॉल्यूशन का, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाला है, यानी कि एक लाइन जो है, मान लो दो इक्वेशन है तो दो लाइनें बनेगी, और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है, और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जितने पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, ये बात आप समझ सकते हो। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में क्या होता है कि इसमें a1 अपॉन a2 जो है अपना, a1 अपॉन a2 वो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाता है, और c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल आ जाते हैं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब इक्वल आ जाता है इस केस में। और यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमारा बनता है कोइंसाइडिंग, एक के ऊपर एक ग्राफ चढ़ जाता है, यानी एक ग्राफ आप बनाओगे उसके ऊपर एक और ग्राफ चढ़ जाएगा। ये दो ग्राफ है, एक के ऊपर एक चढ़ा है, तो यहाँ पर कैसी लाइन बनेगी, यहाँ पे बनेगी कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइडिंग जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, कोइंसाइडिंग। और यहाँ पर कैसा बन रहा है अपना, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग बन रहा है, ठीक है। अगर नो सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ तो जाता है, बट वो जो है ना c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ पाता, यानी आपको तीनों चेक करना पड़ेगा। देखो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया तब तो आप सीधा बोल दोगे वन सॉल्यूशन, लेकिन अगर वो इक्वल आ गया तो आप इस वाले को भी चेक करोगे, तो c1 अपॉन c2 को भी चेक करोगे, और फिर अगर वो इक्वल आ गया तो इनफिनिट सॉल्यूशंस बोल दोगे, अगर नहीं आया तो आप बोलोगे दिस इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस केस में जो लाइनें बनती है वो होती है पैरेलल। और ध्यान से देखो पैरेलल लाइंस है क्या, कोई भी एक ऐसी जगह जो कि कट कर रही है, कहीं पे भी कट नहीं कर रही, दोनों जो लाइन है वो कहीं पे भी नहीं कट कर रही, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशंस नहीं है, पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशंस नहीं है। अब एग्जाम में ना ऐसे बोलते हैं कि सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट, सॉल्यूशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट, अगर मान लो कहीं भी लिखा हुआ है ना कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसके सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन है, चाहे वो एक है या इनफिनिट उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे लिख दिया ग्राफ में कि दिस इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो आप समझ जाना कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी, यानी ये वाला जो केस है पैरेलल लाइंस वाला, दिस इज इनकंसिस्टेंट, बाकी ये दोनों जो है वो अपने कंसिस्टेंट टाइप के हो गए। तो अगर आपको ये टेबल याद है ना, तो आगे के क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ पीवाईक्यूज, उसको आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ रिवाइज करो, आंख बंद करके रिवाइज करो, रिकॉल करो अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है, सब कुछ अभी तक रिकॉल करो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना सा टेबल पढ़ा है, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब ना हम पीवाईक्यूज करेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, तीन केस होते हैं सॉल्यूशंस के। पहला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसमें कि ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है,
ठीक है। फिर उसके बाद इन्फिनिट सॉल्यूशंस में सारे बराबर हो जाते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब बराबर। उस केस में जो लाइन है वो कोइंसाइड कर जाती है। फिर उसके बाद पैरेलल की बात करें जिसमें कि नो सॉल्यूशन है, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें लाइन पैरेलल, एंड पैरेलल में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये वाला केस। और कंसिस्टेंट की बात करें तो सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट की बात करें तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो अब हम इसके पीवाईक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि ये तो इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि किस तरह की लाइन बनाएगी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसाइड लाइन बनाएगी। तो देखते हैं a1/a2 क्या है, 3/6। फिर उसके बाद a1 क्या होता है, जो x के साथ होता है ना, और यहाँ पे a2 वो भी x के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद y के साथ कौन है, 4, और यहाँ पे 8। अब देखो c1/c2 देखते हैं, तो अभी तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, अगर इसको जनरल फॉर्म में लाना है तो इस तरफ जीरो करना पड़ेगा, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो वो -5 हो जाएगा, है ना, दैट विल बी -5 अपॉन में, इसको इधर ले जाऊंगा तो -7 हो जाएगा। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर ये इक्वल में भी लिख रखे हैं ना नंबर्स, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करके माइनस माइनस कट ही जाना है, अगर प्लस प्लस आए तब भी वो कट जाना है ना, प्लस प्लस क्या ही, वो तो यही है ना, ठीक है। तो अब इसको देखो, यहां पर कंडीशन देखो, ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसका मतलब, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो कौन सा वाला केस है ये, कौन सा वाला है, हाँ पैरेलल लाइंस, ठीक है भाई, सुनाई देता है सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचो कि मुझे आपके आंसर नहीं पता चल रहे, मेरे को सब दिख रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपका आंसर क्या है, सब पता चलता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी लाइन है, दिस इज पैरेलल लाइंस, ये अपनी पैरेलल लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंडीशंस बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं, ये दोनों इक्वेशंस है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशंस को देख करके कंडीशंस बतानी है कि ए बी इज इक्वल टू 7/16, ए बी इज इक्वल टू 6, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है अगर ये पैरेलल लाइंस है। तो एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल लाइंस है तो फोर पैरेलल लाइंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, यानी कि ऐसा कर देता हूं मैं, देखो a1/a2 यानी कि a अपॉन में 3 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 2 अपॉन में b इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी 7/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो b इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ab इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो 6, तो ab की वैल्यू जो है 6 है। अगर AB की वैल्यू 6 आ जाए तो दिस विल बी पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस होगी। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द आंसर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है। अब इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या जो लाइन है वो कोइंसाइड करती है, यानी कि a1/a2, जो a1/a2 है अपना, वो इक्वल होगा b1/b2 के, y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है ना, और वो इक्वल होगा c1/c2 के, ये चीज हमें पता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 1/6, ठीक है, यानी कि ये जो है ना, ये 1/6 आने, जो 3 ने 3 को मारा। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे k की वैल्यू जो साफ दिख रहा है यार 1/6 है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन कोइंसाइडिंग लाइंस दे रखी है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आप ना a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल कर दो। अब जो इसमें r की वैल्यू आएगी ना, वो आपको कमेंट करना है, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, जो भी r की वैल्यू आएगी मुझे कमेंट करके बताना, -1/2 लिखा है, 1/2 -2 तो इनमें से r की वैल्यू क्या आ रही है कोइंसाइडिंग लाइंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन्होंने बोला है 2 इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इनफिनिट सॉल्यूशंस बोल रखा है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं, यानी कि इन्होंने बोला कि k/6 a1/a2 b1/b2 का है, दिस इज 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद c1/c2 का है 2/3। अब ये कह रहे हैं कि दिस इज इनफिनिट सॉल्यूशंस, और इनफिनिट सॉल्यूशंस में सब इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है, ध्यान से सोचना, अगर ऐसा है तो 1/2 2/3 के इक्वल कैसे आ रहा है, यानी कि यही गलत है। सीधी सी बात है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके ऐसे कांटा मारते हैं और सोचते हैं 3 ये है तो इधर 3 लेके आऊं, यानी k की जो वैल्यू है ना वो 3 आ रही है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ऐसे करके निकल लेंगे। जबकि ऐसा नहीं है यार, उन्होंने ही गलती कर रखी क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं ये इनफिनिट सॉल्यूशन है, ऐसा कैसे, खुद देख लो यार, 1/2 2/3 के इक्वल ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसका मतलब ये इसका आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। अब सवाल ये उठता है कि जो हमें इक्वेशन दे रखी होती है उसको सॉल्व कैसे करना है। हमें ये तो पता चल गया कि इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं, यानी कि सॉल्यूशन 1 है, 2 है, इनफिनिट है, कितने सारे सॉल्यूशन है ये तो पता चल गया। बट उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये जब हमें पता चल जाएगा ना तो हमारा काम हो जाएगा। यानी सॉल्व यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालू कैसे। अभी तक हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली नहीं, कहीं भी नहीं निकाली। तो अब हम एक्स वाई की इक्वेशंस को निकालना मतलब उसकी वैल्यू जो उसको निकालना सीखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो उसके दो मेथड है। पहला मेथड ये है तो जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ बना लो। अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम एकदम फुर्सत वाला तो ग्राफ बना लो अच्छा खासा। लेकिन जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कि कुछ देखो अगर इक्वेशन अच्छी खासी है तब तो बन गया, लेकिन और ग्राफिकल मेथड भी एग्जाम में आता है, उसके क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है, बताते भी चलूंगा कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड जो है ना लंबा मेथड होता है, यानी उसको ग्राफ बनाने में बड़ी देर लग जाती है। अगर आपको इक्वेशन जो है वो लंबी दे रखी है तो, छोटी इक्वेशन है तब तो बड़े आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मेथड होता है इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड यानी कि हम कुछ कुछ सॉल्व करते हैं, किसी मेथड से सॉल्व करते हैं, कोई मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ मतलब करते हैं, उसके बाद हमारा एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड होता है जो कि हम अभी जस्ट सीखेंगे। एक मेथड होता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया। मतलब सीबीएसई वालों ने आपकी मतलब मजे मजे कर दिए, तो सही है एक तरह से, कम सिलेबस कर दिया। बट कम सिलेबस में से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर हाई लेवल क्वेश्चन ये भी इसमें डाल दिए इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ दिनों बाद जब आप आकर के देखोगे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड को सीधा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, तभी समझ आएगा कि ग्राफ बनता कैसे है। इसको थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे, मैथ्स में थ्योरी थोड़ी ना होती है। तो देखो ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इसके ग्राफ बनाने और ग्राफ से हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं देखो, जिसको नहीं आता समझो ध्यान से, एंड जिसको आता है वो फास्ट देख सकता है उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिवाइज हो जाएगा उसका। देखो अगर ये इक्वेशन है मेरे पास, पहले मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ। ये इक्वेशन क्या कह रहा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो हमें करना ये है कि हमें बॉक्स बनाना है, इसमें लिखना है x, इसमें लिखना है y। फिर उसके बाद यहां पर मैंने मान लो x की जो वैल्यू वो 0 ले ली, ये बॉक्स बनाया मैंने, x की वैल्यू 0 ले लेनी है। पहले x की वैल्यू 0 ले लो। जब आप x को 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x 0 तो 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा, y की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। अगर आप x 0 लोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू को 0 लो, पहले x 0 लिया अब y 0 लो, ठीक है। तो y की वैल्यू को अगर आप 0 लोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा हट जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर y 0 लेते हो तो x की वैल्यू 6 आ जाती है, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन को देखो, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, वो अपना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 है। फिर से बॉक्स बनाओ, ये है x ये है y। तो अगर ध्यान से देखो इसमें आप x की वैल्यू को 0 डालो पहले, फिर वही करना है, मतलब पहले x की वैल्यू को 0 डालना है, देखना y क्या आ रहा है, फिर y को 0 डालना है, देखना x क्या आ रहा है, ठीक है। तो x पे अगर मैं 0 डालूं, इस वाली इक्वेशन में डालना है x पे 0, तो अगर मैं x पे 0 डालूं तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि माइनस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4 आ जाएगी, है ना। अगर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4। अब y की वैल्यू 0 लो, अगर y की वैल्यू को 0 लोगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2x बराबर 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो तो हमें आता है सिंपल तरीके से। तो देखो ये लाइन है, दिस इज लाइन, और हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कहां तक जा रहा है y एक्सिस में। y में मैक्सिमम -4 तक जा रहा है, नीचे नीचे -4 तक जा रहा है, तो ये -1 है, दिस इज -2 -3 एंड दिस इज -4, ठीक है। यहां तक जा रहा है, ये मैक्सिमम -4 तक जा रहा है। और y में ऊपर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है ना, 2 तक, और इधर हाँ ठीक है 2 तक जा रहा है। तो दिस इज 1 दिस इज 2, चलो 3 भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर x में देखो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब y में 2 तक जा रहा है वो तो ठीक है, x में 0 तक है,
फिर अब हमें करना ये है कि हमें पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। और इस वाली इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, देखो x 0 है तो y 2 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है ना। यानी पहला वाला जो है वो हमारा 0,2 वो यहां आ गया। इसको 0,2 ही तो बोलेंगे, कोऑर्डिनेट आता है ना, तो कोऑर्डिनेट में पहले x की वैल्यू को लेते हैं फिर y की वैल्यू को लेते हैं, तो 0,2 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। 0 मतलब कि जो x पे जो x की वैल्यू है, और 2 मतलब वो जो बाद में लिख रहा हूं वो y की वैल्यू है, ठीक है। तो 0,2 आ गया। और इधर देखो 6,0 है, अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे 6 तो y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर आएगा, यानी कि दिस विल बी 6,0, ठीक है। अब इसके बाद ये जो दोनों जो बिंदु है ना, दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। ये दोनों पॉइंट्स आपस में इनको जोड़ दो, दोनों के दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दो और एक लाइन बना दो सीधी। स्केल से खींचोगे ना आप तो सीधी लाइन बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब इस वाले को देखो, यहां पर ना नाम लिख देते हैं, इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये जो अपनी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, उसका ग्राफ है ये वाला ग्राफ उसका है, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं तो 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, यानी कि 0,-4, ठीक है। यही है क्या 0 को, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी फिर से यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 6 y की 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप लाइन बना करके आप इसको जोड़ दोगे। तो ये अगर ये दोनों जो लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहां पे कट कर रहा है, 6,0 पे कट कर रहा है ना। x की वैल्यू 6 आ रही है, यानी ध्यान से देखो जहां पर ये कट कर रहा है ये किस तरह की लाइन बना रही है, इंटरसेक्ट लाइन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ वन ओनली यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या है, वो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, और y की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। अब सुनो, इसमें ना इस सवाल को थोड़ा आगे भी पूछा। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम इन्होंने दिया A, इस पॉइंट का नाम इन्होंने दिया B, इस पॉइंट का नाम इन्होंने दिया C, और ये जो पॉइंट है ये O है, ऐसा इन्होंने बोला। तो अब इन्होंने सवाल क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि जो AOB ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे AOB जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल AOB, सवाल सुनना ध्यान से, ये तो हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, x बराबर 6 और y बराबर 0, दिस इज द आंसर। ये वो वैल्यू है, आंसर यानी सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन है जो दोनों की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यानी x की वैल्यू 6 डालो और 0 डालो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई, चाहे इस इक्वेशन में डालो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई। सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि x और y की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो अब मुझे सवाल क्या पूछा कि हमें एरिया रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC का, AOC का। तो अब इस सवाल को कैसे करें, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। तो अब ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, क्या ये इस ट्राइंगल का बेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। बेस कितना है, वो कितने कदम जा रहा है आगे, बेस जो है वो 6 है, 6 यूनिट है ना। बेस क्या है 6, ठीक है। और जो इसका हाइट है वो कितना है 2, दैट इज 2 अपॉन में AOC की बात करो तो हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस क्या होगा, ये वाला बेस होगा, है ना, दिस इज बेस। बेस इंटू में हाइट क्या होगा, इसका हाइट 1 2 3 4 है, इसका हाइट 4 है, दिस इज 4। तो हाफ से हाफ मरा, 6 से 6 मरा, एंड दिस विल बी 1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1:2, 1:2 इज द आंसर। तो ये सवाल भी पूछा था, मतलब ये सवाल टोटल 3 मार्क का 4 मार्क का भी आ सकता है। क्या, पहले तो बोलेंगे ग्राफ बना दो, ठीक है, 2 नंबर उसके हो गए, फिर बोलेंगे रेशियो निकालो ट्राइंगल्स के, तो फिर 1:2 आ जाएगा, एक और मार्क्स उसके मिल जाएंगे। तो 3 मार्क का क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन को, 2016 का क्वेश्चन है ये, CBSE 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो आप एक बार खुद ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करना। y बराबर 2x - 2 है पहली इक्वेशन, दूसरी y बराबर 4x - 4, दिस इक्वेशन, और इसको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, बहुत मजा आने वाला है। फिर अगर आपका ग्राफ सही हो गया तो कमेंट में लिख देना आई डिड इट,
ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगेन वही चीजें करनी है, इक्वेशन लिख लेना है और फिर उसको उसका बॉक्स बनाना है। 2x माइनस 2 ये पहली इक्वेशन है अपनी, इसका बॉक्स बनाओ। तो x y इस फॉर्म में बॉक्स बनाता हूं मैं, दिस इज एक्स वाई के फॉर्म में। और अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू अगर मैं जीरो डाल दूं, x की जगह जीरो डाल दूं, x जीरो हो गया तो ये पूरा हट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी माइनस 2। अगर y की वैल्यू जीरो ले लो तो y की वैल्यू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, तो 2x बराबर ये उधर गया तो 2, तो 2x बराबर 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 1। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। दूसरा वाला जो लाइन है, दूसरा वाला जो लाइन है इक्वेशन 4x माइनस 4 है, इक्वेशन नंबर 2। तो इस वाले केस में देखो ये x y और डब्बा बनाएंगे अगर हम, तो यहां पर अगर x की वैल्यू में जीरो लू, x की वैल्यू जीरो ले लो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 4, और अगर y की वैल्यू जीरो ले लोगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं x एक्सिस और y एक्सिस खींच दूंगा। यहाँ पे x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद x एक्सिस पे मैक्सिमम जो नंबर है वो कितने तक है, 1 ही है मेरे ख्याल से, है ना, 1 तक ही जा रहा है, तो 1 2 भी लिख दो चलो। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। फिर उसके बाद ये देखो y में मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, तो y में मैक्सिमम -4 तक जा रहा है। दिसिल ये जो है दिस यार क्या हो रहा है पता नहीं, जब भी एक दो दिन से बहुत फंबल हो रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या होता है। जो मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ बोल, आप लाइव सेशन में भी नोट कर रहे होंगे। आज मैं लाइव सेशन लेकर के आया हूँ, वो जो कौन सा चैप्टर था यार, लाइट वाला, लाइट के न्यूमेरिकल्स कराया मैंने। बहुत ज्यादा फंबल हो रहा है आज, पता नहीं क्या है, लाइव में भी फंबल हो रहा है, यहाँ पे भी फंबल। फंबल, व्हाट इज फंबल, इट इज नॉट कंबल, इट इज नॉट कंबल यार। ठीक है, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, ये है। अब 0 -2 जीरो, ये तो अपना जीरो है, 0 -2 ये पहला वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है 1 0 1 0, यही है, यही वाला पॉइंट है। तो इन दोनों को लाइन बना करके जोड़ दो। ये जो दोनों है इन दोनों को लाइन बना करके जोड़ दो। टिडिंग, अबे यार सही से जुड़ जाना यार, मारूंगा बहुत। टिडिंग टा, ठीक है, ये जुड़ गया। अब अगला क्या है 0 -4, 0 -4 है। ठीक है, और 1 0 है, यानी यही है सेम। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को जोड़ दो। अब तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहां कट रहा है, यहां पे कट रहा है, और यहां पर इस जगह पर x बराबर कितना आया अपना 1, और y की वैल्यू क्या आई 0। यानी आप x की वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू 0 ले लो, तो आपका जो ये दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आप ना इस वैल्यू को डाल के देखना, x की वैल्यू 1 y की 0, तो वो आपका आंसर यही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 2024, 2023, 2020 हर साल लगभग आता है, 2025 में भी किसी न किसी सेट में आया था। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू 2a, मतलब x की वैल्यू कोई कांस्टेंट दे देते हैं, 2a 3a 5a या फिर a या फिर 5 3 कुछ भी दे देते हैं। एक कांस्टेंट नंबर होता है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर होता है ये भी यहाँ पे भी, या देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट नंबर। तो इस तरह का सवाल है, या फिर अगले ही साल में ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ऐसे पूछा गया। फिर उसके बाद ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान से देखना इसका ग्राफ कैसे बनता है, सारी चीजें इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो ये पूछ सकते हैं। पहली चीज ये पूछ सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो इन्होंने बोला x की वैल्यू 5 है या फिर 2 है, जो भी बोला, मान लो 5 बोला, आप यहाँ पे 2a भी लिख सकते हो। ठीक है, और y की वैल्यू भी 5 है, तो आप क्या करोगे, यहां से एक सीधी लाइन खींच दोगे इस पे, और यहां से एक सीधी लाइन खींच दोगे इस पे। तो ये जो है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन है। और ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, x, y पे, यानी ये 5, 5 पे इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला ग्राफ कहां इंटरसेक्ट करेगा 2a, 3b पे। ये वाला ग्राफ कहां करेगा a, b पे। समझ आ गया। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्राफ कैसा बनाओगे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन है, तीसरा ये कि कैसी लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और सॉल्यूशन इसके एक ही सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन y की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, इसके कितने सॉल्यूशन है। ऑप्शन है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफिनिटी या नो सॉल्यूशन। अब देखो कुछ लोग ये सोचेंगे ना कि यार y की वैल्यू जो है 2 भी दे रखी है, -2 भी, -3 भी दे रखी है, तो इसके ना दो आंसर्स हैं,
यानी दो सॉल्यूशन है, और दो सॉल्यूशन है ना, तो एक काम करता हूं मैं ना, ऑप्शन बी लगा के आ जाता हूं और उसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसका ग्राफ ही नहीं बनाया, ग्राफ बना करके देखना पड़ेगा इसका। यानी ये मैं जा रहा हूं ग्राफ बनाने, वाई एक्सिस है अपना और ये अपना एक्स एक्सिस है। तो y की वैल्यू जो 2 है वो यहां कहीं आएगी ना, y की वैल्यू 2 यहां कहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ खींच दो, एक लाइन बना दो मतलब। फिर y की वैल्यू -3 जो है वो यहां कहीं आएगी -3, इस पे भी एक लाइन खींच दो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइनें आगे जाकर कभी भी इंटरसेक्ट करने वाली है? नहीं करने वाली। सीधी लाइनें तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। मुझे टिक लगाना चाहिए था, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें इन्होंने बोला है ये ग्राफ दे रखा है और ये कह रहे कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो ऑप्शन ए है कंसिस्टेंट यूनिक, क्या ये कंसिस्टेंट है? अभी तो लग नहीं रहा, ठीक है, देखते हैं कंसिस्टेंट है, यानी इसको बढ़ाई दो आगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये इस तरह की लाइन है, तो कभी ना कभी तो आगे बढ़ेगी ना। इसका मतलब क्या होता है, ये आगे बढ़ते जा रही है, इसका मतलब आगे बढ़ते जा रही है, तो इसको आगे बढ़ाई दो, ठीक है। अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं तो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये कभी ना कभी इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। और ऑप्शन बी में कह रहे कंसिस्टेंट इन्फिनाइट। यार एक बात बताओ, अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, हाँ ठीक है, बात तो सही है, बट ऐसा तो जब ही होता है ना जब हमारे जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, यानी कोइंसाइड जब करता है तभी तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पे तो कुछ हो रही है, मतलब इन्फिनाइट में और ये ग्राफ कोइंसाइड कर कहां रहा है। सो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं है पक्का, ठीक है। ऑप्शन सी को देखो, इनकंसिस्टेंट, ऐसा तो नहीं है यार वो कट कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट, गलत बात हो गई, कट कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन डी देखो, इनकंसिस्टेंट, अच्छा मतलब जब ग्राफ ऐसे था तो वो इनकंसिस्टेंट था, ऐसा किसने बोला? क्या वो पैरेलल लाइंस थी? यानी जब शुरू में जब ग्राफ था अपना वो कैसा दिख रहा था, याद है? ऐसा दिख रहा था ग्राफ अपना शुरू में, तो ये पैरेलल लाइंस है क्या? यार पैरेलल लाइंस तो है नहीं, पैरेलल लाइंस होगा तभी तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और इस लाइन को, ये जो लाइन है एरो, मतलब इसका मतलब ये पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है, ये मतलब होता है इसका मतलब ये पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है। तो यार ये जो है ना कंसिस्टेंट और यूनिक है। इनकंसिस्टेंट, एक्सटेंडिंग, ये सब चीजें लिख रहे हैं कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग की, यानी कि इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इनकंसिस्टेंट नहीं, पैरेलल है, बट मैं इसको खींच करके एक्सटेंड करके इसको मैं कंसिस्टेंट बना सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कंसिस्टेंट ही है। वो लाइन उन्होंने पूरी नहीं बनाई तो उनकी गलती है ना, है ना। हम लाइन को आगे बढ़ा देंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा दिस इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -7, ग्राफिकली सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल है यार, देखो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे x पे वैल्यू ले लो 5 और y पे ले लो -7, ठीक है। यहां से ग्राफ खींच दो -7 से, और यहां से लाइन खींच दो ये 5 से, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये इसका आंसर क्या है? क्या इसका आंसर वो होता है जहां पे कट करता है? यानी आंसर यही है, सेम यही आंसर है भाई, ठीक है। लेकिन ये कैसी लाइन बन रही है? दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, और यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो इस तरह से ग्राफ, बड़ा सिंपल है ना ग्राफ बनाना, तो देख करके लग रहा है यार मैं क्या करूं, एक्स वैल्यू 5 y 7 y -7 करूं क्या? कुछ नहीं करना यार, x की वैल्यू पे 5 लेना, y की वैल्यू पे -7 और लाइन खींच देना है और कट करके दिखा देना बस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ग्राफ का ये 2017 में आया हुआ मस्त सवाल है एकदम। इसमें इन्होंने दो इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ से ही बनाना है, सॉल्व करना है। तो बॉक्स बनाते हैं इसमें हम, है ना, x और y, बॉक्स बनाओ और इसको सॉल्व करो। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, क्योंकि जो अभी आपने सीखा है ना वो इसमें काम तो करेगा लेकिन एक जगह पे नहीं करेगा। उसमें हम क्या करते थे, पहले x 0 लेते थे, तो x की वैल्यू 0 लो, जब आप x 0 लोगे तो ये वाला टर्म गायब, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर भेजोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है, 4 आ गई। अब y की वैल्यू को 0 लेते हैं, y 0 ले लो, y आप 0 लोगे, सुनना ध्यान से, अगर आप y 0 लोगे तो ये टर्म गायब, यानी कि 6x इक्वल टू -4 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो -4/6 यानी -2/3 आएगी, -2/3 आएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, जो वो ग्राफ है जिसमें नंबर्स होते हैं, -2/3 कहाँ होगा? -2/3 कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि ये 0.66 आ रहा है। अब जब भी ऐसा कुछ आए ना, फ्रैक्शन में आए और आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो और वो होल नंबर नहीं आ रहा है, तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दो,
यानी जो ये वैल्यू है ना 0 और -2/3, इस वैल्यू को ही रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये बनाना बड़ा मुश्किल है। इस पॉइंट को एग्जैक्टली ढूंढना 0.66 को ग्राफ के ऊपर बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई और वैल्यू ले लेंगे। मान लो मैंने क्या करा, यहां पर x की वैल्यू को 1 लेकर के देखा। मान लो मैं x1 ले लूं। अगर मैं x1 ले लेता हूं, ध्यान से देखना, x1 ले लूं अगर मैं, तो ये 6 हो जाएगा। 6 - 4y, इसको उधर भेजो, y को ही उधर भेज दो, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर x1 ले लो तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, हाँ। अब यानी कि ये तो इतना कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमें दो ही वैल्यू ढूंढनी होती है, ज्यादा टेंशन नहीं है। अब इधर देखो, x और y ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, वैल्यूज को लेंगे अलग अलग। मान लो मैंने x की वैल्यू को लिया 0, जब मैं x0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखो, y की वैल्यू, ये पूरा टर्म गायब, y की वैल्यू आ रही है -8/5, फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है, -8/5 आ रहा है, जो कि फ्रैक्शन में है। और अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये वाली वैल्यू भी रिजेक्ट है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि y की वैल्यू को 0 लेके देखते हैं। y 0 ले लेंगे तो ये टर्म गायब, तो 2x = 8 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जब मैं y 0 लूंगा तो x की वैल्यू जो है वो मेरी 4 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अब एक काम करते हैं, y को 0 ले लिया, x को 0 लेने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, क्यों ना x को -1 लिया जाए। कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। मेरे दिमाग में ये आ रहा है -1, तो यही कर लेते हैं। ठीक है, जो भी मन आ रहा है दिमाग में वही कर लो। -1 आ गया जैसे मान लो, तो x की वैल्यू में -1 डाल देता हूँ। x की वैल्यू -1 डालूंगा तो -2 हो जाएगा, ये उसको उधर भेजो, तो 8 + 2 = 10 हो जाएगा, 5y = 10 हो जाएगा। y की वैल्यू जो है वो मेरी -2 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, अब मुझे दो वैल्यूज मिल चुकी है इनकी, अब मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। ठीक है, ग्राफ बना लो इसका, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। फिर उसके बाद ये देखो कि x पे मैक्सिमम नंबर कहां तक जा रहे हैं, x पे मैक्सिमम नंबर ये जा रहे हैं 4 तक, है ना। वैसे तो -1 भी जा रहे हैं। ठीक है, x पे 4 तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 तक जा रहे हैं। ठीक है, फिर y पे देखो मैक्सिमम ये 10 तक जा रहे हैं। ठीक, 10 तक जा रहे हैं, -2 भी है क्या x में, नहीं, y की -2 है, y में -1 है और -2 है, और x में जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 भी आ जाएगा, है ना। आप बनाओगे सारी वैल्यूज को 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, ये ऊपर जगह नहीं इसलिए मैं बना रहा हूं, y की वैल्यू जो है वो 10 तक जाएगी। ठीक है, अब 0,4 कहाँ है, 0 यहाँ पे तो 0 होगा, 0,4 0,4 यहाँ होगा 0,4। ठीक है, दिस इज 0,4, और 1,10 का है, 1,10 यानी यहाँ कहीं होगा, 1,10 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 1,10 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन बन चुकी है। ठीक है, इतनी छोटी लाइन, देखते हैं अभी क्या होगा। फिर यहाँ देखो 4,0 है, दूसरे वाले जो इक्वेशन है वो 4,0 है, 4,0 y पे 0 और यहाँ पे 4, तो 4,0 है ये। ठीक है, अब -1 -2 है, -1 और -2, -1 -2 यानी ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों को जोड़ दो, ये इसको इससे जोड़ दो, ये वाली जो लाइन है इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, जुड़ गई। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको आगे लेकर के आओ, इसको और आगे ले जाओ, इस वाली लाइन को आगे लेकर के आओ। तो जब इस लाइन को आप आगे लेके आओगे, देखना ये ज्वाइन होगी, स्केल से खींचोगे ना तब। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो जगह है ना इसको सेट करो, ये जो जगह है उसको सेटिंग कर दो। तो सेटिंग करना था बड़ा आसान है, उसको सेटिंग कर दी, बस खत्म। ये क्या बन गया यार उसको सेटिंग कर दी हमने, मतलब हमने अगर स्केल से खींचेंगे, स्केल से बनाएंगे ग्राफ को, तो अच्छे से ग्राफ बनेगा, और इसकी सेटिंग भी करके हमें दे देनी है इस वाले केस में। तो ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी आ सकते हैं, वो सब टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक दो इक्वेशन दे रखी है, भाई चैप्टर में ही दो इक्वेशन होगी हमेशा, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस तरह से करते हैं ध्यान से देखना, कोई भी ऐसी इक्वेशन ले लो जो आपको आसान लग रही है। मेरे को ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है, यहां से मैं एक काम करूंगा, x की वैल्यू को निकालूंगा, तो x क्या आएगा मेरा 3 माइनस में 2y, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से सुनना मेथड को, क्योंकि आगे इसी मेथड से हम सवालों को करने वाले हैं। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं कि
सब्स्टिट्यूशन मेथड जब मैं करा रहा हूं तो इसी में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को ले लूंगा, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम इधर ले लूंगा, एंड जब मैं इलिमिनेशन मेथड कराऊंगा तो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम वहां भी ले लूंगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ही मैं न्यूमेरिकल इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ले रहा हूं, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है वो भी लूंगा इसमें थोड़े बहुत। इलिमिनेशन में भी थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम लूंगा, मतलब मैं उसको मिक्स कर दूंगा टॉपिक को, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को ना अलग से समझने में ना ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो चैप्टर नंबर 4 में आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पे हम अच्छे से देखेंगे, जिसमें सिर्फ एक्स के फॉर्म में देखा जाता है। यहाँ के वर्ड प्रॉब्लम तो बड़े सिंपल होते हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ मेथड के साथ साथ ही समझाते चलूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले समझ रहे हैं, उसके क्वेश्चन को देखो। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 - 2y। अब जो ये वैल्यू आई है ना, आपने ये कौन सी इक्वेशन से निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से निकाली। तो ये मेथड बड़ी सिंपल सी चीज कहता है कि एक जगह से वैल्यू निकालो, किसी भी एक की वैल्यू एक जगह से निकालो और दूसरे वाले में रखनी है, बस। मतलब सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, एक जगह से उठाकर दूसरे में रखना है, एक जगह से उठा करके किसी वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में रख दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू निकाली। अब ये जो मेथड, ये जो वैल्यू आई है ना एक्स की, इसको मैं रख दूंगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो इक्वेशन नंबर 2 से ही आई है ना, तो उसमें नहीं रखना जहां से ये वैल्यू आई है, दूसरे वाले में रखना है। तो इसको मैं रखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में रखूंगा मैं एक्स की वैल्यू को 3 - 2y। तो अब दिस विल बी 7, एक्स की जगह क्या लिखना है मुझे, 3 - 2y, 3 - 2y, फिर उसके बाद -15y, बाकी सब चीज को सेम उतार दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y, फिर उसके बाद माइनस में 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर ये अपना हो जाएगा -14 और -15 कितना हो गया, दिस विल बी -29y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो 2 में से अगर 21 गए तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 21 अगर गए तो दिस विल बी -19, माइनस ने माइनस को मारा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 19/29, ठीक है। ये अपनी आ रही है y की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू तो आ गई, हमें y और x की वैल्यू भी तो निकालनी होती है ना। सॉल्यूशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, वही हम कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से भी वही करा था, जहां पे कट करा था वो x y की वैल्यू थी। अब इस मेथड से कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। इस y की वैल्यू को x किसी में भी रख दो, ये जो y की वैल्यू आपकी आई है इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो। आपके पास 3 इक्वेशन धरी हुई है, 3 में से किसी भी में रख दो। जैसे मुझे ये वाली इक्वेशन सिंपल लग रही है तो मैं इसमें रख देता हूं। तो अगर मुझे x फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा x बराबर, इसको मैं लिखूंगा पहले तो पुट इन थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 में रखना हो तो x बराबर 3 - 2 मल्टीप्लाई 19/29, ठीक है। दिस विल बी 3 - 19 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 38/29, तो ये अपना हो जाएगा 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये आएगा, अगर 30 होता तो 90 आता, तो 87 आ रहा है। तो 87 माइनस में 38 अपॉन में 29, तो ये अपनी हो जाएगी। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9, 17 में से 8 गए तो 9, फिर ये आ जाएगा 7 में से अगर 3 गए तो 4, 49/29। ये आ गई अपनी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इसी तरह से मेथड, जो कोई सा मेथड हो, हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ड प्रॉब्लम, और यहां पे मैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना बता देता हूं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल होता है। देखो, 2 वेरिएबल्स होते हैं, x और y मान लेते हैं उसको, 2 अलग अलग चीजें होती है। ध्यान से सुनना कैसे, क्या मैं कह रहा हूं। Aftam tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then 3 years from now। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देखो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि जो अपना जो आफ्ताब है ना, आफ्ताब, लेट, मैंने माना हमें 2 लोगों की एज पता करनी है, एक तो आफ्ताब की और उसके डॉटर की। मान लेते हैं लेट, जो आफ्ताब है, आफ्ताब उसकी एज है, आफ्ताब की जो एज है उसको हम मान लेते हैं x ईयर्स, यानी वो x साल का है, ठीक है। और उसकी जो डॉटर है, एंड डॉटर, जो उसकी डॉटर है उसकी जो एज है उसको हम मान लेते हैं y ईयर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो एज है वो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट यानी अभी की एज है, और यही हमें फाइंड भी करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे नहीं लिखा बट मैं बता रहा हूं
यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आफ्ताब और उसके डॉटर की एज फाइंड करके दे दो प्रेजेंट वाली, तो ये प्रेजेंट वाली एज है, ये प्रेजेंट वाली एज है, दिस इज प्रेजेंट एज, ये है अभी की एज। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब जो ये बोल रहे हैं ना स्टेटमेंट, उसको ध्यान से सुनना, और अल्टीमेटली हमारा मकसद यही है कि मैं किसी तरह से इनकी बातों से जो ये कहानी लिखी हुई है ऊपर, इससे मैं दो इक्वेशंस को निकाल लूं बस। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे को आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दूंगा। अगर आप इलिमिनेशन सीख चुके होते तो इलिमिनेशन से भी कर सकते थे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को आप बाद में ना दो इक्वेशन जब बन जाएगी तो इलिमिनेशन मेथड से भी ट्राई करके देखोगे ना, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अभी पहले ये समझते हैं कि दो इक्वेशन कैसे लेके आए। तो ध्यान से सुनना, आफ्ताब बोलता है इस डॉटर 7 years ago, अच्छा 7 साल पहले की बात करते हैं, 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आई वो 7 टाइम्स, आई वो 7 टाइम। पहले ये समझते हैं कि 7 साल पहले सीन क्या है, मतलब 7 साल पहले किसकी एज क्या थी ये बताओ मेरे को। 7 साल पहले जो अपना जो आफ्ताब है उसकी एज अभी से 7 कम होगी, x माइनस 7, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी 16 है, मैंने आपसे पूछा कि ये बता दो आपकी 7 साल पहले एज क्या थी, तो आप बोलोगे यार 7 माइनस कर दो, 9 साल का था मैं तो, है ना। वैसे ही आफ्ताब की जो अभी एज है ना, उसमें से जब 7 माइनस करोगे तभी तो 7 साल पहले की आएगी। ठीक है, ओके। और ये आफ्ताब की एज है, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी और जो 7 साल पहले उसके डॉटर की एज थी वो क्या होगी, y माइनस 7। भाई दोनों को 7 साल पहले ले गए ना, मतलब इमेजिन करो कि हम टाइम मशीन में, मैंने कहा कि एक काम करते हैं हम 7 साल पीछे चलते हैं, टाइम मशीन में 7 साल पीछे चलते हैं। तो अगर मैं 7 साल पीछे जाऊंगा तो आपकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 16 माइनस 7 इक्वल टू 9 हो जाएगी। बट मेरी भी तो एज कम होगी, 7 साल पहले टाइम मशीन में जाकर देखो मेरी एज कम नहीं होगी क्या, मेरी एज 15 होगी, है ना। तो एज जो है ना वो आपकी एज 9 और मेरी 15 एज होगी। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो बिल्कुल ऐसे ही जो आफ्ताब है वो x माइनस 7 का होगा 7 साल पहले, और जो उसकी डॉटर है वो y माइनस 7 होगी। इन्होंने बोला क्या, 7 साल पहले आई वॉज, आफ्ताब कह रहा है मैं 7 गुना एज ओल्ड था यू वर देन, मतलब जितने साल की तू थी ना, अपने डॉटर से कह रहा है जितने साल की तू थी उससे मैं 7 टाइम्स था। 7 साल पहले जितने साल की तू है ना उससे 7 टाइम्स मैं था। मेरी एज जो है 7 साल पहले वो तेरी जो एज है उसकी 7 टाइम्स थी। ये चीज बोला उसने। ये समझ आया कि इसने ये बोला कि 7 साल पहले जो तेरी एज थी वो उसका 7 टाइम्स जो है मेरी एज है उस टाइम पर। 7 टाइम, जब मैं 7 साल पीछे जाऊं ना तो मेरी एज जो वो होगी जो तेरे एज के 7 टाइम्स होगी, सिंपल है। ठीक है, अब क्या यहां से मैं इक्वेशन बना सकता हूं, कैन यू फॉर्म इक्वेशन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y मल्टीप्लाई करो माइनस में 49, 7 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो x माइनस 7y, इसको इधर लेके आओ, माइनस 7y इसको उधर भेजो, दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन 1 बोल दो इसको, दिस इज इक्वेशन 1, x माइनस 7y, और इसको उधर भेजा तो दिस विल बी माइनस 49 प्लस में 7 आ जाएगा ना, दिस विल बी माइनस 42। तो इक्वेशन 1 बन गई, पहली इक्वेशन तो मैं मिल गई। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को ढूंढते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्होंने कुछ और बोला, आगे देखते हैं। इन्होंने बोला एज ओल्ड एज यू वर देन ऑल्सो, ऑल्सो, अच्छा ऑल्सो के बाद अब एक कहानी सुना रहे हैं, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, यानी मैंने बोला कि यार आपकी एज 16 है, अभी से 3 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 16 प्लस 3 यानी कि 19, और मेरी एज क्या हो जाएगी 22 प्लस 3 इक्वल टू 25 हो जाएगी, है ना। तो वो कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 years लेटर, 3 साल बाद उसकी जो आफ्ताब की आयु है वो x प्लस 3 हो जाएगी उसकी एज, और जबकि डॉटर की जो है वो y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है आई शैल बी, मैं हो जाऊंगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब जितने साल की तू होगी ना उसका 3 टाइम्स मैं हो जाऊंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, दिस विल बी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9। ठीक है, यहां से भी एक इक्वेशन आ रही है x माइनस 3y, इसको उधर भेजो, इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब दो इक्वेशन आ चुकी है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाओगे, किसी भी एक इक्वेशन में से x की या y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां से ये वाली मुझे आसान लग रही है, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x बराबर, क्योंकि इसमें छोटे नंबर है ना 3 और 6 में, कहां 742 है इसीलिए। तो x की वैल्यू जो है वो यहां से 6 प्लस 3y आ चुकी है। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3 और मैं बोलूंगा पुट इन फर्स्ट, क्योंकि मैंने इसको सेकंड से निकाला तो सेकंड में तो रख नहीं सकता, फर्स्ट में रखूंगा। अगर मैं इसको फर्स्ट में रखूं तो ये कैसा हो जाएगा, x की जगह मुझे क्या रखना है 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y रखना है। इधर सॉल्व करता हूं, 6 प्लस 3y रखता हूं x की जगह, ठीक है। और माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 आ गया मेरा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस विल बी 3 में से 7 गया तो माइनस ये आएगा -4 है ना, और -4 ये आएगा -4y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजू तो ये हो जाएगा -48, माइनस ने माइनस को मारा, दिस विल बी 12। तो y की वैल्यू जो है वो मेरी 12 आ रही है, यानी उसकी डॉटर की एज क्या है 12 इयर्स। इस 12 को इसमें रखो, तो अगर इसमें रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 × 36 है ना, 12 × 36, 36 और 6 कितने हो गए 42। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 42। इसका मतलब x क्या माना था हमने, आफ्ताब की एज, और y क्या माना था हमने, डॉटर की एज। तो जो आफ्ताब है उसकी एज 42 है और डॉटर की एज जो है 12 इयर्स है। यहां से मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी है अगर आप कहानी को समझ जाओ तो, कि कहानी दे क्या रखी है। जैसे ही 2 इक्वेशन आ गई उसके बाद तो आप कोई सा मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड को हम आगे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें देखा इन शेप, एक शॉप है, शेप इन शॉप है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। हम मान लेते हैं कि जो पेंसिल है ना उसका दाम है x रुपए, ठीक है, और जो इरेजर है उसको हम मान लेते हैं y रुपए की है। तो अब हमें इक्वेशन बनाना है बस। तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत तुम क्या जानो प्रेम बाबू, एक पेंसिल जो है वो x का है, x रुपीस का है। तो 2 पेंसिल कितने की होगी 2x रुपीस की होगी। 2x प्लस में 3 इरेजर, एक इरेजर y का, तो 3 इरेजर 3y का होगा, इज इक्वल टू, दोनों मिलाकर के 9 रुपए आ रहा है। इक्वेशन 1 बोलो इसको। ऐसे इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल यानी 4x प्लस में 6 इरेजर यानी कि 6y इज इक्वल टू कितने रुपए आ रहा है 80, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू ले लो, यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे यहां से x की वैल्यू, या यही से निकाल लो क्योंकि ये छोटा है ना, ये इक्वेशन मतलब छोटा इन द सेंस कम नंबर है। तो यहां से अगर आप देखोगे 9 माइनस 3y अपॉन में 2 आएगा। x की वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 आने वाली, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो और इसको पुट कर दो, पुट इन सेकेंड, इसमें पुट करो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 4x की जगह लिखो 9 माइनस 3y अपॉन में 2 और प्लस में 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसने इसको काटा 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 9 18 माइनस में 2 दिया 6, 6y प्लस में 6y इज इक्वल टू 18, 6y ने 6y को मारा, दिस विल बी 18 इज इक्वल टू 18। ये क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, ना तो x आ रहा है ना y आ रहा है। जब हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू वो दूसरे वाले इक्वेशन में डालते हैं, अब आप बोलोगे ऐसा करो कि इसको ना जहां से लेके आए उसी में डाल दो, तब भी नहीं आएगा, तब भी आंसर नहीं आने वाला। 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना तो x की वैल्यू में मिल रही है ना तो y की वैल्यू मिल रही है। बिकॉज यहां पर ध्यान से सुनना, केस देखो कौन सा है, मतलब एक इक्वेशन ये दूसरी ये है, a1 अपॉन a2 करो 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 करो 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 करो 9 अपॉन 18, ये सब 1 अपॉन 2, दिस इज 1 अपॉन 2, दिस इज 1 अपॉन 2, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है ये, तो है ना, सारे के सारे कोइंसाइड करके लाइंस, दोनों लाइंस कोइंसाइड करके दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। यानी कि यहां पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है। सॉल्यूशन तो जब निकलता है जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ ही नहीं रही तो फिर किस तरह से कर दूं मैं इसको। तो यानी कि यहां पे हम लिखेंगे देयर इज नो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एंड y बिकॉज इट इज द केस ऑफ, ये कौन सा वाला केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। और आंसर जब आता है हमारा जब यूनिक सॉल्यूशन का केस हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा सिंपल है, 2 इक्वेशन दे रखी है, ये ट्रेन की पटरी है मान लो, तो उसके जो रेल्स होते हैं, रेल्स यानी पटरी,
पटरी की एक पटरी की इक्वेशन दे रखी है पहले ऊपर वाली और दूसरी वाली पटरी की दूसरी इक्वेशन दे रखी है। तो इन्होंने बोला क्या ये जो रेल है, ये जो पटरी है, क्या ये क्रॉस करेगी? अब एक बात बताओ, अगर ये क्रॉस करेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सी कंडीशंस बन रही है। तो a1/a2 वाला जो चीजें होती है वो करो। तो a1/a2 ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 1/2 है ना। b1/b2 क्या आ जाएगा, 2/4। c1/c2 क्या आ जाएगा, -4/-12, यानी माइनस माइनस को मारा, ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/2। यानी इस वाले केस में a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। और ऐसा किस केस में होता है, पैरेलल लाइंस में। तो ये कौन सा केस है, पैरेलल लाइंस वाला। और पैरेलल लाइंस वाला केस अगर है तो ये क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा बताओ, ये क्रॉस करेगा ही नहीं। पैरेलल लाइंस कभी थोड़ी ना क्रॉस करती है, तो पैरेलल लाइंस क्रॉस ही नहीं करती, यानी कि ये जो रेल है ये नेवर क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दो इक्वेशंस है, और अगेन ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है अभी, क्योंकि एलिमिनेशन थोड़ा सिखाया है। तो इस वाले इक्वेशन के, ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू निकाल लो, तो वो होगी a प्लस बी माइनस में y, है ना। इक्वेशन 3 बोलो इसको, और ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर दो इन सेकेंड। ठीक है, अब करके देखते हैं। तो a x की जगह मेरे को ये डालना है पूरा, तो a प्लस में b माइनस में y माइनस में by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सॉल्व करो। a स्क्वायर प्लस में ab माइनस में ay माइनस में by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इधर भी a स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर, कट गया। ठीक है, इधर क्या है, इधर अपने पास है, अगर आप ध्यान से देखो हेयर इट इज y की वैल्यू में फाइंड कर दिया ना, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को उधर भेज दो सबसे अच्छा, या फिर सबसे अच्छा इसको ही भेज दो, वही सही रहेगा। इसको भेज देते हैं, मैं तो y पता करना है ना, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और इसको उधर भेजा तो माइनस ए बी। ठीक है, अब एक काम करो, सुनो, माइनस कॉमन ले लो तो दिस विल बी माइनस वाई कॉमन ले लो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा क्योंकि वाई भी आ रहा है, तो माइनस वाई कॉमन ले लो तो दिस विल बी ए प्लस बी, और इज इक्वल्स टू, इधर भी इधर माइनस कॉमन ले लो सिर्फ, माइनस बी, अरे बी भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो देखो खुद देखो बी का स्क्वायर हो रहा है और इधर भी बी है, तो इधर माइनस बी को कॉमन ले लो, दिस विल बी माइनस माइनस बी कॉमन, तो बी प्लस में ए। क्या बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी नहीं लिख सकता यार, है ना, ए प्लस बी लिख सकता हूं, बात तो वही है, सिंपल। अब माइनस ने माइनस को मारा, ए प्लस बी ने ए प्लस बी को मारा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b। ठीक है, ये जो y की वैल्यू v आई है इसको पुट कर दो, पुट इन थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको पुट कर दो। अगर आप इसमें पुट करोगे तो x बराबर क्या आएगा, देखो a प्लस बी माइनस y की जगह क्या लिखना है मुझे, b, तो b ने b को मारा, x की वैल्यू क्या आ गई, a, तो x की वैल्यू a आ गई, और y की वैल्यू जो है वो हमारी b आ चुकी है यहाँ पे। इस तरह से किया इसको मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें ये जो इक्वेशन है, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, वहां से x की वैल्यू निकालो, दूसरे वाले में डाल देना। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इफ वी सॉल्व, तो पहले तो यार इसको ना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इन इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पहली वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, दिस विल बी 7y, देखना सिंप्लीफाई करते हैं, 7y प्लस में 7 या 21 माइनस में ये हो गया 2x और 2 या 6, यानी कि माइनस में 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया ये 14, तो 7y और 2x, तो 7y माइनस में 2x इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, 21 में से 6 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 15, 15 को उधर भेजो तो 14 माइनस 15 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, और इसको बोलो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर आप, ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आसान कर दिया इसको मैंने। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये वाली इक्वेशन जब मैं सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 4y माइनस में 8, 4 दूनी 8, प्लस में 3x माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस विल बी 4y प्लस में 3x, 4y प्लस में 3x, -8 और -9 कितना होगा, -17, -17 को उधर भेजा तो 17 प्लस का बन जाएगा, तो 2 और 17 19 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 19, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4।
अब ये दो इक्वेशन है जो एक्चुअल में मतलब छोटी लगी, और इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यानी किसी भी एक में से x की वैल्यू निकाल दो, दूसरे वाले में रख देना, या फिर y की वैल्यू निकाल दो, दूसरे वाले में रख देना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इतनी देर से x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकाल के बताने, तो कल को सोचोगे कि सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होती है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा। तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं अपनी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 7y बराबर, इसको इधर भेजो तो 2x माइनस 1 आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन में 7, दिस विल बी इक्वेशन नंबर, इसको बोलो 5। ठीक है, ये y की वैल्यू है, और इसको पुट कर दो, पुट इन फोर्थ में, इसको फोर्थ में पुट कर दो। तो अगर इसको फोर्थ में पुट करोगे तो दिस विल बी 4, y की जगह आप लिखोगे 2x माइनस 1 अपॉन में 7 प्लस में 3x इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 4 अपॉन में 7 प्लस में 3x इज इक्वल टू 19। आगे सॉल्व करो, बस अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करते जाओ आगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अपॉन में 1 ले लो। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 21, 8x और 21x कितना हो जाएगा, 29x। दिस विल बी 29x माइनस में 4, 29x माइनस में 4, 29x माइनस में 4 आ गया। ठीक है, 7 या 21, 21 और 8 29, 29x माइनस 4 आ गया अपॉन में 7 इज इक्वल टू दिस विल बी 19। तो ये अपना आ रहा है 29x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर ये 20 होता तो दिस विल बी, ये आता अपना 140, 140 में से उसको माइनस करो 7 को, तो दिस इज 133। सही कर रहा हूँ क्या, मल्टीप्लाई कर लेते, देखो 7 7 या 7 नहीं 63। ठीक है, हाँ मैं सही सोच रहा था, 7 एकम 7, तो ये हो गया 133। ठीक है, 133 आ रहा है, इसको उधर भेजो तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 133 में 4 जोड़ोगे तो 137, 137 अपॉन में 29 आ रही है। तो x की वैल्यू तो मैंने निकाल दी, ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली है इसको इस वाली इक्वेशन में रखना, और y की वैल्यू निकाल करके कमेंट करना, मेरे को बताना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, y की वैल्यू आप निकाल करके बताओगे, इस वाली इक्वेशन में रख देना। फिफ्थ वाली में आपकी जो इक्वेशन मतलब वैल्यू जो है y की आ जाएगी, कमेंट करके मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रैक्शन में दे रखा है यानी x बटे 7, और ये जो इक्वेशन मतलब बट्टे में दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, किस तरह से करें इसको। पहले तो इसे उस इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे जो हमें पसंद है। हमें क्या पसंद है, x के साथ कुछ कोफिशिएंट हो, y के साथ कुछ, तो उस तरह से हमें पसंद है, तो उसके फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना। x के अपॉन में देखो क्या है, y के अपॉन में क्या है, तो 7 है इसके और इसके 3 है, तो 7 और 3 जो है उसका एलसीएम क्या होता है 21। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इस इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस में दिस विल बी 7y इज इक्वल टू, इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 105। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको बोलोगे आप 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको करो चेंज, ये इक्वेशन नंबर 3 तो बन गई, इसको चेंज करो तो 2 और 9 का एलसीएम क्या होता है, दैट इज 18। तो अगर आप इसको 18 एलसीएम आए तो पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस में ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 18 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 18 पंजे 90, 18 छिके 108, 18 पंजे 90, 18 छिके हाँ 108। ठीक है, तो 108 आ जाएगा यहाँ पे, 108 इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल लो। मान लो मैंने इस वाली, ये जो इक्वेशन है मुझे ये वाली इजी लग रही है क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान होगा। तो x क्या आएगा, 105 माइनस में 7y अपॉन में 3। ठीक है, इसको ना सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग पता है क्या करेंगे, सीधा यहीं से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई करके करेंगे, अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो ये मत कमेंट करना कि मतलब बोलने लग जाओ कि ये मेथड जो है आप बता रहे हो कॉम्प्लेक्स है या इजी है, ऐसा कुछ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है या फिर इजी लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये मत मतलब श्योर हो जाओ कि इसी मेथड से करना है, कोई एक मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर, आप इसको 3 में से लेके आए हो तो 4 में रख दो, पुट इन 4। तो इसको 4 में रख दो, इसमें रख दो, यानी कि ये जो वैल्यू x की आई है इसको इसमें रख देता हूं। तो अगर मैं इसको इसमें रखूं तो दिस विल बी 9
और 105 माइनस 7y अपॉन में 3, फिर उसके बाद 9x है ना, ये माइनस में 2y इज इक्वल टू 108। सॉल्व करो इसको, इसने इसको काटा 3 टाइम्स, तो 105 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 15 और दिस विल बी 3, तो 315 माइनस 3 सत्ते 21y माइनस में 2y इज इक्वल टू 108, तो ये हो गया अपना माइनस 21 और माइनस 2 क्या हो गया माइनस 23y इज इक्वल टू 108 में से 315 गए, इसको उधर ले जाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 15 में से अगर 8 गए तो 7, 207 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, 207 आ रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आएगा, माइनस ने माइनस को मारा, y की वैल्यू क्या आ रही है, दिस विल बी y की वैल्यू आई थिंक मेरे ख्याल से ये आ रही है, इसको 23 से डिवाइड कर सकता हूँ, 23 के टेबल में 207 कितनी टाइम्स आता है, दिस विल बी 9 टाइम्स, है ना, 9 टाइम्स आता है, y की वैल्यू जो है 9 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जो 9 आई है उसको यहाँ पे रखो, अगर यहाँ पे रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 105 माइनस 9 को 7 से मल्टीप्लाई तो 9 सत्ते 63 बटे में 3, तो 105 में से अगर 63 गया तो दिस विल बी 2 एंड 4 42 अपॉन में 3, इसने इसको काटा 3 एकम 3 3 चौक 12, तो x की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 14, तो x की वैल्यू 14 आ गई, जबकि y की वैल्यू जो है वो अपनी 9 आ चुकी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है इलिमिनेशन, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं ना कि जो वर्ड प्रॉब्लम इसमें आ रखे हैं हर टाइप्स के वो भी सारे के सारे शामिल कर लूं। ठीक है, बिकॉज इलिमिनेशन मेथड मेरे को बहुत इजी लगता है और आपको भी इजी लगने वाला है इस सेशन के बाद, तो ध्यान से देखना कैसे होगा। वर्ड प्रॉब्लम है तो बोला है द रेशियो ऑफ इनकम्स, 2 पर्सन है, 2 बंदे हैं, उनका जो इनकम का जो रेशियो वो 9:7 है, तो हम मान लेते हैं जो उनका इनकम है वो 9x और 7x है। ठीक है, ऐसा मैंने माना, ये इनकम है, दिस इज इनकम्स, ये इनकम्स है 9x और 7x। ठीक है, तो उसके जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी उसने कितना एक्सपेंड करा, कितना खर्च किया, उसका जो रेशियो है वो है 4:3, तो हम मान लेते हैं y है 4y और 3y के फॉर्म में। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताना, इफ ईच सेव द रुपीज 2000, ये कह रहे हैं। अच्छा, पहले ये समझो कि ये अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दूं क्या मेरी सेविंग आ जाएगी। इनकम जो है, मान लो आपने 5000 कमाया, हमने 5000 कमाया और 2000 हमने खर्च कर दिया, तो बचाए कितने 3000। तो सेविंग कैसा निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके सेविंग निकालते हैं। यानी पहले वाले बंदे की जो इनकम, ये फर्स्ट वाले पर्सन की है, फर्स्ट वाले पर्सन की जो इनकम है उसमें से फर्स्ट वाले पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करो, वो उसकी सेविंग आ जाएगी जो कि 2000 है, इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरे वाले की भी वैसी बात करो, 7x उसकी इनकम है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 3y है और वो भी अपना आ रहा है 2000, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, बट हमें इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन से तो सीख लिया, इलिमिनेशन से कैसे करेंगे। इलिमिनेशन से करने के लिए बड़ा सिंपल है, आपको करना यह है कि आप ये देखो कि जो x और y की वैल्यू है, यानी इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 9, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 4, इसमें y का कोफिशिएंट 3, इसमें 7 है x का। ठीक है, तो कुछ ऐसा करो कि जो या तो इनमें x वाले सेम हो जाए, अभी मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, या तो दोनों, मान लो यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे भी मुझे 9x मिल जाता तो सही रहता, यानी x वाले मुझे सेम चाहिए, तो 9 और 7 को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि ये सेम हो जाए। तो 9 और 7 को तो करना बड़ा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं 4 और 3 को करते हैं, मतलब 4y जो यहाँ पे है ना उसको हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि इसके इक्वल हो। यानी अगर मैं 4y को सोचूं, ये 4y अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 और 3 का एलसीएम बताना 12। देखो ये जब पहली बार समझते हैं तो शायद ना समझ आ रहा हो, बट आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो सबसे इजी आपको ये लगेगा, यही मेथड सबसे इजी लगने वाला है। 4 और 3 का एलसीएम क्या है 12, तो मुझे अगर इसको 12 बनाना है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं एक काम करता हूं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, 9 27x, 27x हो गया, माइनस में 3 चौक 12y इज इक्वल टू, ये हो गया 3 दूनी 6000, दिस विल बी 6000, इक्वेशन नंबर 3 बोलो इसको।
अगर मुझे इसको 12 बनाना है तो मुझे क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस में 12y इज इक्वल्स टू, ये हो गया अपना 8000, इक्वेशन नंबर 4। अब करना कुछ नहीं है, जो दोनों बराबर आ चुके हैं, -12 ऊपर है, नीचे -12 है, तो कुछ ऐसा करो कि जो दोनों इक्वल आया ना वो दोनों कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं माइनस करूं, सोचो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करूं तो मेरा y वाला गायब हो जाएगा टर्म, 27x में से 28x अगर गए तो मेरे पास -x बचा, -12y -12y, यानी ये -12y लिखा है, उसमें से मुझे माइनस करना है -12y को, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -12y माइनस माइनस प्लस 12y, तो ये आ जाएगा 0, यानी ये कट गया, तो ये पूरा कट गया है ना। 6000 में से 8000 गए तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 2000, माइनस ने माइनस को मारा तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2000, ठीक है, x 2000 आ गया। इस x को किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये 4 इक्वेशन आई है ना, चारों में से किसी में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में आंसर सेम आना है। तो मैं मान लो y की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू आई है 2000, इसको मैं इस वाली इक्वेशन में रखूं, तो अगर मैं इसको इसमें रखूंगा पुट इन फर्स्ट, इसको मैं रखूंगा पुट इन फर्स्ट, इसको मैं अगर फर्स्ट में रखूं तो ये मेरा हो जाएगा, दिस विल बी, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 9 से तो 18000, 18000 उधर भेजा, इसको मैंने 2000 में से 18000 गए तो मेरे पास बचा कितने, दिस विल बी, मेरे पास बचेगा 2 में से अगर 8 गए तो दिस विल बी -6, -6000, और -6000 बटे में नहीं समझ आ रहा, ठीक है मैं बताता हूँ सॉल्व करके, देखो 9 मल्टीप्लाई 2000, x की वैल्यू को उसमें डाल रहा हूं, माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 18000 माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 2000, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4y, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 18000 माइनस में 2000, ठीक है, तो 18000 में से 2000 गए तो 18000 हो गए, ठीक है, तो दिस विल बी 16000 इज इक्वल्स टू 4y, इसने इसको 4 टाइम्स काटा तो y की वैल्यू क्या आ गई 4000, ठीक है। तो इसका मतलब सुनना, ये x और y की वैल्यू आई है, हमें क्या फाइंड करना है, इनके इनकम्स, और इनके इनकम्स क्या है 9x और 7y, तो 9x यानी मल्टीप्लाई करो x से, इनकम फाइंड करनी है ना, मंथली इनकम है ना 9x और 7x, तो x से मल्टीप्लाई करो तो ये अपना आ जाएगा, दिस विल बी 9x, यानी 9 मल्टीप्लाई 2000, ये आ जाएगा 18000, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 14000, यानी इनकी इनकम है महीने की 18000 और 14000, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है, मतलब किसी भी तरह से हमें 2 इक्वेशन बनानी है, और इलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, जब मैं दोनों वैल्यूज को सेम कर देता हूं, x वाली को या फिर y वाली जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं माइनस या प्लस कुछ भी कर सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पे वैल्यू, मतलब मैं इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन मतलब किसी एक को गायब कर देना, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यूज को गायब कर दिया और मुझे x की वैल्यू मिल गई, या फिर x की वैल्यू को भी गायब कर सकता था, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एलसीएम देखना होता कि 9 और 7 का एलसीएम क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको 7 से इसको 9 से, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करता तब भी मेरा आंसर सेम ही आ रहा होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वर्ड प्रॉब्लम इलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इन्होंने बोला है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66। अब देखो ध्यान से समझना, जब भी ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब समझना, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो मेरे पास मैंने लिखा हुआ है 56, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 50 प्लस 6, ठीक है, हाँ लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 6, है ना। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने बोला कि ये x है, यानी कि ये 56 में x जो है वो 5 है और y की वैल्यू जो है वो 6 है, ऐसा मैंने बोला मान लो। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसमें 2 डिजिट है x y, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, यानी कि मैं उसको लिख सकता हूं, ये x है ना, ये x की वैल्यू है जो कि 5 थी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10x प्लस में y। अगर मैं इस नंबर को पलट दूं यानी कि 65 कर दूं 65, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 5, यानी कि अगर मैं इसको y बोलूं इसको x, तो फ्लिप करने के बाद क्या ये नंबर मेरा 10y प्लस में x हो जाएगा, ये चीज समझ आई है ना। अगर देखो
ये जो है 56 है, इसे मैं 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 6 लिख सकता हूं। अगर मैं 5 को x बोलूं और 6 को y, तो मैं इसको 10x प्लस वाई बोल सकता हूँ, 10x प्लस वाई। अगर मैं इस नंबर को पलटू यानी कि 56 को पलट के 65 कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस में x। ठीक है, फ्लिप करने के बाद तो इन्होंने यही बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो ना, तब ये करना, तब ये हरकतें करनी है, तब नहीं करनी तो फिर कहीं और करने लग जाओ, ऐसा नहीं। तो नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग डिजिट, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है जो कि 10x प्लस वाई के फॉर्म में है। ठीक है, और इसको जब मैं फ्लिप कर दे रहा हूं, जब उसको मैं फ्लिप कर दे रहा हूं तो वो हो जा रहा है 10y प्लस में x। तो इन दोनों को जब मैं सम कर रहा हूं, ये नंबर है और इसको फ्लिप करने के बाद ये आ रहा है, जब मैं इनका सम कर दे रहा हूं तो 66 आ रहा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, ये 10x है और वो x है, तो 11x हो गया प्लस में 11y हो गया इज इक्वल टू 66। तो 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। ठीक है, इसने इसको 6 टाइम काटा, तो x प्लस वाई जो है वो अपना 6 आ रहा है। इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन तो मिल गई, दूसरी इक्वेशन कहां से लाऊं? तो क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ो, समझ आएगा। बोला है इफ डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2। अच्छा, जो डिजिट है ना, ये जो डिजिट है एक्स वाई डिजिट ही तो है, तो ये जो डिफर कर रहे हैं वो 2 से कर रहे हैं, यानी कि सुनना ध्यान से, इन्होंने हमें ये बोला ही नहीं कि कौन सी वाली डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो x माइनस वाई, या तो ये ऐसे बोल रहे होंगे कि x माइनस वाई बराबर 2 है, या फिर ये ऐसे बोल रहे होंगे कि y माइनस एक्स बराबर 2 है। यही तो मतलब है। तो एक बार आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, और एक बार आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके देखो, तो इलिमिनेशन मेथड है। देखो x का कोफिशिएंट जो वहां पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो x 2x हो जाएगा, y और y कट जाएगा मेरा, तो y तो गया और ये मेरा आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे मेरे पास 4, x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 4 रख दो तो y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अब इसके हिसाब से सॉल्व करो। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो x वाला टर्म उड़ जाएगा, देखो x इधर प्लस में इधर माइनस में, तो x वाला टर्म उड़ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, और y 2y हो जाएगा। 2y की वैल्यू जो है वो 8 आ रही है, तो y की वैल्यू 4 आएगी। y की वैल्यू जो 4 आई है वो यहाँ पे रख दो, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 4 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, तो 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। यानी कि पहले x लिखना है फिर y, यानी कि जो नंबर है या तो 2 4 होगा, या फिर जो नंबर है अपना वो 4 2 होगा, 42 होगा। देखो जोड़ के देखो, 42 और 24 को 66 आ रहा है, तो सही है मतलब। और अगर आप 4 और 2 जो है उसको माइनस करके देखो, 4 में से 2 तो 2 आ रहा है, यानी ये भी बात सही है। तो ये दोनों ही आंसर है इसके। इन्होंने बोला भी तो है हाउ मच सच नंबर, मतलब ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो ऐसे 2 नंबर्स पॉसिबल है, एक तो 42 पॉसिबल है और एक 24। उसको फ्लिप कर दिया ना मैंने, तो फ्लिप करने के बाद वो नंबर जो है, 2 नंबर्स ऐसे पॉसिबल है, 42 और 24। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा था। अब इसी को इलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं कैसे होगा। देखो जो x का कोफिशिएंट है वो a है, अगर मैं यहाँ पे भी x के कोफिशिएंट में a लेकर के आ जाऊं तो मैं इसको बड़े आसानी से इलिमिनेट कर पाऊंगा, x वाले टर्म को इलिमिनेट कर दूंगा बड़े आसानी से। तो मैं एक काम करता हूँ, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना मेरा, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ a से। तो अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ax प्लस में ay इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में ए बी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के आओ यहाँ पे, वैसे का वैसा ही, ए एक्स माइनस में बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये अपना क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें से 2 वाली को माइनस कर दो, इससे क्या होगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, एक्स वाला जो टर्म है वो गायब हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ए वाई, दिस इज ए वाई माइनस माइनस बी वाई, यानी कि प्लस हो गया, तो प्लस में बी वाई इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी कट गया है ना। और यहां पर क्या आएगा, ए बी माइनस माइनस ए बी, यानी कि प्लस में बी स्क्वायर आ गया। फिर से वाई कॉमन, ए प्लस बी, ये तो वही पहुंच गए हम।
फिर b कॉमन तो a प्लस बी, तो a प्लस बी और a प्लस बी गया तो y की वैल्यू b आ रही थी ना हमारी इसमें, तो वही क्वेश्चन है, बस इसको हमने इलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करी है। y की वैल्यू जो b आई है किसी भी इक्वेशन में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसमें डाला, उसमें भी इसमें डाला था हमने, तो x प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, b ने b को मारा, x की वैल्यू जो है वो अपनी a आ चुकी है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को हमने इस तरह से इसलिए किया ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और ये समझ आ जाए कि यार कोई सा ही मेथड हो ना, कोई सा ही मेथड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आंसर जो है वो अपना सेम ही आने वाला है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आप देखोगे ये इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है इस क्वेश्चन का कि कैसे करें इसको। अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब अगर हम ये सोचे, ध्यान से देखना कि ये 101 है, ये 102 है, तो मैं ना इसके कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करता हूँ, दोनों के ना मतलब वो तो सीधा लिख देंगे सॉल्व करो, और एलिमिनेशन लिख दिया तब तो और बल्ले बल्ले हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी करके देखते कैसे होगा। तो आप सोचोगे 101 और 102 का एलसीएम निकालो, तो यार ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा एलसीएम निकालना, ये तो आप बहुत लंबा एलसीएम निकाल दोगे। तो इस तरह से ये नहीं होता, इसका दूसरा मेथड है जो कि एकदम इजी मेथड है। वो तरीका ये है कि दो इक्वेशन दे रखी है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन को। जो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, वो दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसा होगा, किस तरह का। जो x का कोफिशिएंट यहाँ होगा वो दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा 101, यहाँ भी 101, और जो y का कोफिशिएंट होगा पहली वाली इक्वेशन में वो दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट होगा। ये पर्टिकुलर पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, जब मतलब बड़े नंबर आ गए ना यहाँ पे, तो अगर ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा है कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मतलब समझ जाओ कि इसको इसी मेथड से करना जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो मेथड ये है कि एक काम करो, पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 203x प्लस में 203y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 609। ठीक है, तो यहां से आप 203 कॉमन ले सकते हो, अंदर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 609। 203 को 609 से डिवाइड कर सकता हूं कितने टाइम, 3 टाइम, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, और इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो एक सिंपल इक्वेशन आपको मिल गई। आपने एक बार इसको प्लस किया इक्वेशन को, अब दूसरी बार इसको माइनस करो, दूसरी बार इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2, बल्कि मैं ये बोलूंगा, ध्यान से सुनना, जो बड़ा है ना, यानी x की वैल्यू में कौन सा बड़ा है, ये 102, तो उसमें से पहली वाली को माइनस करो, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, इससे ना वो माइनस x नहीं आएगा। ठीक है, कर तो 1 में से 2 भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ा वाले में से, बड़े वाले x के पास जो बड़ा नंबर है उसमें से जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको माइनस करो। तो अगर ऐसा करोगे 102 में से 101 गया तो ये आ जाएगा x, एक ही x बचेगा, 101 में से 102 गया तो माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 305 में से 304 गया तो 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 बोलो इसको। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, अब वो इक्वेशन भूल जाओ कि वो है ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, अब जो दो इक्वेशंस आपको मिली है उनको सॉल्व करो। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को ऐड कर दो, माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करने से क्या होगा, x और x ऐड हो जाएगा तो वो आ जाएगा 2x, और ये आपस में कट जाएगा, है ना, ये y है और ये माइनस y है तो कट गए, और 3 और 1 को हमने ऐड किया तो ये हो गया 4। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। इस x की 2 वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहां पे रख दिया, मान लो मैंने 2 प्लस में y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई अपनी। ठीक है, तो समझ आया, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। तो अगर ऐसा है तो पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एक इक्वेशन बनाओ, उसको इक्वेशन 3 बोलो, फिर दोनों इक्वेशन में से मतलब दोनों को माइनस करो, पहले में से दूसरे, दूसरे को से पहले माइनस कर दो, आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आएगी ना, उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, वो पहले वाली दो इक्वेशंस को भूल जाओ, जो दो इक्वेशन जो अभी अपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनाई है उनको सॉल्व करके आंसर निकालो, वो x और y की वैल्यू निकालो, बड़ा सिंपल हो जाएगा, फिर तो वो इसी टाइप में आ जाएगा, x प्लस वाई कुछ और x माइनस वाई कुछ, इस फॉर्म में आ जाएगा और बड़े इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स का सम जो है वो 105 दे रखा है
और उसका जो डिफरेंस है वो 45 दे रखा है। तो जो पहला नंबर है उसको x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y। अगर दोनों नंबर्स को मैं ऐड करता हूं, देखो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नहीं कहा, 2 डिजिट कहते तब एक्स वाई करके 10x प्लस इस फॉर्म में लिखते, उस तरह से करते, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया दो नंबर है, एक नंबर x है एक नंबर y मान लेते हैं। उन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, अगर मैं ऐड कर रहा हूं, एक दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो 105 आ रहा है, दिस इज इक्वेशन 1। और अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो वो मेरा आ रहा है 45, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सबसे बढ़िया। तो ये अपना आ जाएगा 2x और ये तो कट जाएगा, इनको अगर ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 150, है ना। 150 आ रहा है, ठीक है, हाँ 150 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ से 75, यानी पहला नंबर जो है वो 75 है। और y की वैल्यू क्या आ रही है फिर इसमें, यहाँ पे 75 डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। y की वैल्यू इधर 75 डालो, 105 में से 75 को माइनस करो, दिस विल बी 30। तो y की वैल्यू जो है 30 आ रही है। अब खुद देख लो, दोनों को ऐड करो, 105 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, 45 आ रहा है। तो सिंपल है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो और इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बहुत सवाल पूछा जाता है ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना कि इन्होंने बोला द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको हम मान लेते हैं x और जो डिनोमिनेटर है उसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि x अपॉन y के फॉर्म में होते हैं। ये अपना फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। हमें फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, और फ्रैक्शन में दो चीजें होगी ना, x और y, x अपॉन y, x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सॉल्व करें अगर इसको हम, तो इन्होंने बोला द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18, यानी ये कह रहे हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y दोनों को जोड़ता हूं तो मेरा 18 आता है, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। फिर उसके बाद इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2 द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। अच्छा, x अपॉन y के फॉर्म में हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। इन्होंने बोला डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2, अच्छा ये डिनोमिनेटर है, इसको इंक्रीज बाय 2 कर देता हूं, कर दिया। अगर ऐसा कर दूं तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है। और अब ध्यान से देखना, एक इक्वेशन तो आ गई बड़े आराम से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये इक्वेशन कैसी आई है, बड़ी अजीब सी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाकर के समझ आएगा ये इक्वेशन है क्या। तो इसको इधर ले जाओ, दिस विल बी 3x y प्लस 2। तो ये मेरा आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये अपना आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, वो बढ़िया रहेगा। बताओ क्यों? अगर आप ऐड करोगे तो y और y तो गया भाड़ में, x और प्लस 3x ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 18 और 2 कितना हो गया अपना 20। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 5, ठीक है। x की वैल्यू जो 5 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में किसी में भी रख सकते हो, 1 में रख दो। तो 5 प्लस क्या इज इक्वल टू 18, 5 प्लस y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, y इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 13, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो, ठीक है। तो यानी कि मेरा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हेंस मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गया, फ्रैक्शन किस फॉर्म में है, x अपॉन y के फॉर्म में। x क्या है 5, y क्या है 13, तो मेरा जो फ्रैक्शन है ना वो 5 अपॉन 13 है। अब थोड़ा सोचो, अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं तो ये 15 हो जाएगा, 5 अपॉन 15 क्या होगा 1/3, यानी कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है अच्छा खासा। और दोनों को ऐड करता हूं अगर मैं तो मेरा 18 ही आ रहा है ना। तो मेरा जो फ्रैक्शन है दैट फ्रैक्शन इज 5 अपॉन 13। और इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। इस वाले चैप्टर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला, दैट इज वेरी इजी। न्यूमरेटर x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो, और सवालों को कर दो सॉल्व, इक्वेशन तो बन जाएगी, उन इक्वेशन को सॉल्व कर देना, जो x y आएगा उसको फ्रैक्शन बना देना बस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल जब आता है तब क्या करना है इस क्वेश्चन का। तो यार बड़ा सिंपल है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो एक काम करते हैं, जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जैसे मान लो मैंने बनाया, जैसे ये एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है एक एंगल मान लो ये इस तरह से बना रहा हूं अगर मैं, तो ये जो एंगल है ये x है, तो ये वाला जो एंगल है y होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों को जोड़ करके मेरा आ रहा है 180, तो यानी कि x प्लस वाई, जो मेरा छोटा वाला एंगल है ना, ये स्मॉल वाला एंगल है, इसको मैंने x मान लिया, और जो बड़ा वाला है ना उसको मैंने y मान लिया, जो बिग एंगल है उसको मैंने y मान लिया। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 180 आ जाता है, ठीक है, ये मुझे पता है, ओके।
अब इन्होंने बोला है कि देखो लार्जर और टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है ना टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से 18 ज्यादा। लार्जर वाला जो लार्जर है वो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा यानी प्लस 18 है, ठीक है। तो अब यहां से इक्वेशन बनेगी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो y की वैल्यू जो x प्लस 18 है इसमें डाल दो और फिर उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिस भी तरह से आपका मन करे सॉल्व कर लो। मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं, इसको मैं बोलूंगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2। फिर ये इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, ये इक्वेशन नंबर 2 है अपनी। मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड करूं तो ये मेरा आएगा x और x तो उड़ गए, y और y जो है वो 2y आ जाएगा। 2y इज इक्वल टू 180 में 18 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 188 198 आएगा, 198। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 198 का आधा क्या होता है, दैट इज 99 आता है ना, हाँ 99 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या है 99 डिग्री। ये जो y की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसमें पुट करने जा रहा हूं तो 180 में से 99 गया तो दैट विल बी 101 है, 101 नहीं, 180 में से अगर 99 गया तो 81 आ रहा है आई थिंक, है ना, ठीक है। x की वैल्यू 81 डिग्री आ रही है, ओके। तो अब दोनों को ऐड करो, 180 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो तो 18 आ रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसमें 18 अगर मैं जोड़ू तो इसमें पहुंच जाऊंगा ना, है ना, सिंपल सी। तो y की वैल्यू मेरे 99 डिग्री आ रही है और जो x की वैल्यू दैट इज 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिंपल है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, इन्होंने बोला है रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ध्यान से सुनना, हमें एक्स वाई फाइंड करना अगेन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये जो साइड होगा ये इसके इक्वल होगा, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। हम बोलेंगे इफ इट इज रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यार सिंपल सी बात है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन 1 बोल दो इसको, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इसके बराबर होगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2x और y जो है उड़ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी 44। तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ रहा है ना। y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 8 आ रही है, इसमें डाल के देखो वैल्यू को, y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। x और y दोनों को ऐड करो 30 आ रहा है, x में से y को घटाओ 22 में से 8 गए तो दैट विल बी 14 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एकदम सही निकाला हमने। यानी कि यार ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, मैं सही बताऊं इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आर वेरी इजी, बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है तो इसको पॉज करके ट्राई करोगे, ये 2024 में आ रखा है लेटेस्ट, तो हो सकता है 2026 के आपके सीबीएसई के किसी न किसी सेट में, आपके ही सेट में क्या पता ये दिख जाए क्वेश्चन। तो पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, आंसर को कमेंट करना, ठीक है। देखो कैसे होगा यार, बड़ा सिंपल है, पॉज करके ट्राई कर लिया ना, हाँ ठीक है। 62 62 43 43 और इसको तो छोड़ ही दो। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे इससे एक और, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, इफ आई ऐड दिस देन दिस विल बी 105x, 105x प्लस में ये हो जाएगा मेरा, ये दिस विल बी 3 और 2 ये भी 105 हो रहा है, 105 y इज इक्वल टू, इसको ऐड कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा 5, हां से लगा 1, 11, 1 315 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो 105 को आप कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 315, तो ये इसको 3 टाइम्स काट देगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, x प्लस वाई बराबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों इक्वेशंस, मतलब ये जो इक्वेशन है 1 में से 2 को, मतलब बड़ा वाला तो ये है ना 62 बड़ा है ना, तो माइनस करो, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करो तो क्या आएगा, 62 में से 43 अगर माइनस करूंगा मैं तो दिस विल बी 9 एंड 19 आ रहा है, 19x प्लस में 43 माइनस 62, ये तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा माइनस 19y इज इक्वल्स टू 167 में से 148 माइनस करोगे तो ये आएगा 19 आ रहा है, हाँ 19, ठीक है।
तो यहाँ से 19 कॉमन ले लोगे तो यार x माइनस वाई जो है ना वो 1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो बस, और कुछ मत देखो, ऊपर वाले को भूल जाओ। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को अगर आप ऐड करो तो x और x ऐड होकर के 2x हो जाएगा, y वाला उड़ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ रही है 2, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें पुट करो तो y की वैल्यू 1 आ रही है, y इज इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है। ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही, मतलब डेटा चेंज हुआ है बस और कुछ नहीं। इसी तरह के मतलब मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, पॉसिबल जितने हो सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक देखना, सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कंप्लीटेड हियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, इलिमिनेशन मेथड, मतलब ये चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। फ्रैक्शन बिकम 1/3 जब 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अच्छा, न्यूमरेटर देखो ध्यान से देखना, फ्रैक्शन तो x अपॉन y के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से मैं 1 माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1/3। यहां से कोई इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन बन रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, यानी इक्वेशन बन रही है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, ये केस 1 के अकॉर्डिंग बनी, जो इन्होंने पहले वाले केस में बोला ना उसमें। अब दूसरे बार इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन्होंने बोला बिकम्स 1/4, कब हो जाता 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अच्छा, x अपॉन में 8 जो है 8 जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, तो ये बन गया अपना 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू y प्लस में 8, यानी कि दिस विल बी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ऐसा है दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो y जो है देखो ऐड करने से फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं ऐड कर रहा हूं माइनस वाई प्लस माइनस वाई, यानी माइनस वाई हो जा रहा है, तो ऐड करने से फायदा नहीं हो रहा, माइनस करके देखते हैं। और माइनस मैं कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 में से 1 को करूंगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये वाली इक्वेशन जो है 2 में से 1 को माइनस करा तो 4x में से 3x गया तो x बचेगा, ये तो उड़ जाएगा क्योंकि माइनस वाई माइनस वाई यानी कि प्लस हो जाएगा, और 8 में से 3 गए तो 5, यानी x की वैल्यू 5 आ रही है। y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, किसी में भी रख दो, x की वैल्यू 5 रख दो इसमें, 4 पंजे 20, 20 में से x गया, 20 में से y गया तो 8, तो 20 में से अगर 12 जाएगा तब 8 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 12, यानी फ्रैक्शन क्या आएगा मेरा, फ्रैक्शन क्या आएगा वो आएगा 5/12। तो ये तो वही सवाल है उसी तरह से, बस मतलब लेवल भी नहीं बढ़ा इसमें, तो ज्यादा अच्छा खासा कुछ भी लेवल नहीं बढ़ा। तो यार ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको इस चैप्टर में क्या क्या पता होना चाहिए। देखो वो टेबल याद होनी चाहिए, इनफिनिट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब वाले जो 3 सॉल्यूशन टाइप होते हैं वो आपको टेबल याद होनी चाहिए। ग्राफिकल मेथड आपको आ ही चुका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर ही लिए हैं, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन भी आप कर ही ले रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम भी आप कर ही पा रहे हो, है ना। बस आपको कैसे भी करके 2 इक्वेशंस बनानी है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, जो उन्होंने कंडीशंस बोले वो लगा के, यानी कि अपने मन से कुछ भी बना दो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशंस को बना देते हो फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, किसी मेथड से कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं जिस मेथड से कर रहा हूं, मैं इलिमिनेशन से बार बार कर रहा हूं क्योंकि मैं अब इलिमिनेशन वाले टॉपिक पे आ गया इसीलिए। तो जिस मेथड आपकी मर्जी है कोई सा मेथड लगाओ, क्योंकि ये ना क्वेश्चन में बोलते नहीं है, ये तो सीधा बोल देंगे फाइंड फ्रैक्शन। अब इन्होंने बोला फाइंड फ्रैक्शन यानी कि x और y फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई सा मेथड लगा दो। यहाँ पर जरूरी नहीं कि इलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकता था। एग्जाम में नहीं बोलते कि ये मेथड लगाओ वो मेथड लगाओ, अगर बोले तब लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% से ज्यादा वो बोलते ही नहीं है। तो आप कोई सा मेथड जो आपको पसंद है मुझे बताओ, कमेंट करके पहले मुझे बताना कि आपको कौन सा वाला मेथड ज्यादा पसंद है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ज्यादा पसंद है या इलिमिनेशन। मुझे तो इलिमिनेशन मेथड पसंद है, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाई करके जो एक वैल्यू है एक्स या वाई वाली चीज वो गायब हो जाती है, इलिमिनेशन में एक चीज गायब हो जाती है, वो मेथड मेरे को पसंद है। सब्स्टिट्यूशन में मैं एक्स की वैल्यू लेके आता हूँ, कुछ कुछ बड़ी सी वैल्यू आती है, उसको फिर उसमें पुट करता हूँ, कुछ और बड़ा मल्टीप्लाई करके हो जाता है तो और दिक्कत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी, आपका हो सकता है अलग पॉइंट ऑफ व्यू,
कमेंट में मेरे को जरूर बताना ये चीज कि आपको कौन सा वाला मेथड बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर में अभी अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इन्होंने बोला है कि ये दो इक्वेशन दे रखी है, आर नॉट पैरेलल लाइन, देन के की वैल्यू पूछी है। ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो यार पहले तो ये देख लो कि अगर ये पैरेलल लाइंस होती तब क्या सीन होता, यानी कि a1/a2 3/2 इक्वल होता b1/b2 के 2 के अपॉन में 5 इज इक्वल टू c1/c2 के नहीं होता, है ना। यही होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन, c1/c2 के इक्वल नहीं होता। ये देखो c1 क्या है, तो देखो यार ये 2 है, लेकिन इसको इधर लेकर के आओ क्योंकि इन्होंने 0 दे रखा है ना, इसको इधर लेकर के आओ तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आप क्या करोगे 2/1 कर दोगे, बट ऐसा नहीं करना। माइनस को इधर ले लो तो ये -2 हो जाएगा अपॉन में 1। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो अगर आप इधर इसको 2 ले रहे हो तो इसको भी उधर भेजो ना फिर, यानी कि इसको -1 करो या फिर इसको इधर लेके -2 कर लो, वो सही है। तो अब देखो ध्यान से, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा जो है ये क्या आ रहा है, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 तिया 15 2 दूनी 4 इज इक्वल्स टू के। यानी एक चीज समझना ध्यान से, जब k की वैल्यू 15/4 आएगी तब मैं बोलूंगा कि ये पैरेलल है ना। कंडीशंस के अकॉर्डिंग यही तो चल रहा है सारी चीज। ये पैरेलल का सीन चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि आपको देखा होगा डायरेक्ट पैरेलल पूछ लेते हैं या इंटरसेक्टिंग पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है नोट पैरेलल, तो आप पैरेलल की कंडीशन तो लगाओ, लेकिन जो k की वैल्यू आ रही है वो आंसर नहीं है। यानी k की वैल्यू 15/4 आ रही है, तो अगर 15/4 होता तो पैरेलल होता, बट हमें पैरेलल नोट चाहिए, नोट पैरेलल, तो 15/4 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ये सब फालतू एनी रैशनल नंबर, ही क्या है, फालतू ऑप्शन है सारे के सारे। एनी रैशनल नंबर हैविंग 4 एज अ डिनोमिनेटर, ऐसा छोड़ना है कि 4 डिनोमिनेटर रख दो और यहाँ पे 4 3 कुछ भी रख दो, इससे काम थोड़ा ना बनेगा। मुझे 15/4 ही मिले ना, बाकी कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ भी ले लो। तो नोट पैरेलल के लिए 15/4 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट देखो, इसका ना बी पार्ट भी था, बट आपको ए या बी पार्ट दोनों में से एक करना था, बट मैं आपको दोनों करा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, मंथली इनकम ऑफ आर्यन और बबन आर 3:4 और एक्सपेंडिचर 5:7 है। इफ ईच दोनों सेव करते हैं ₹15,000 मंथली, तो आपको बताना है उनकी मंथली इनकम। यार ऐसा सवाल तो अभी भी करा है, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो, बिकॉज इजी सवाल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, सिंपल है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ये मेरा x है, तो 3x आर्यन की बात हो रही है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500। ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, 15,000 ये क्या कर दिया है, कुछ नहीं। ये इसका इनकम है ना, इनकम में से, दिस इज मंथली इनकम। ठीक है, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो सेविंग आ जाएगा। ये चीज समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं जो क्वेश्चन कराया था उसको समझ आना, तब आपको समझ आएगा। 3x माइनस 5y करा तो 15,000। ऐसे ही 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y अगर मैं करूं तो वो भी मेरा आ रहा है 15,000, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मतलब यहाँ पे मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 12x माइनस 20y इज इक्वल टू 15 चौके 60,000, इक्वेशन नंबर 3। ये 12x माइनस में 21y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 15 दिया 45,000, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, माइनस कर दो इक्वेशन 1 में से 2 को, तो ये x वाला टर्म उड़ गया। ठीक है, अरे इलिमिनेशन मेथड से करा, सॉरी मैंने सब्स्टिट्यूशन बोल दिया था, आई एम सॉरी यार। तो ये इलिमिनेशन मेथड से हो रहा है, इसको मैं इलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, तो x वाला टर्म उड़ गया, तो दिस विल बी, आप ये सोच रहे होंगे ये इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, अब देखो ये हो गया +21, तो ये हो जाएगा अपना -20 प्लस 21, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, 60 में से 45 गए तो 15,000 आ रही है, 15,000। तो y की वैल्यू 15,000 है, x की वैल्यू फाइंड करो। तो यार x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन में रख दो। तो अगर मैं इसमें रखूं, दिस विल बी
3x माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई तो 15 पीछे 75, 75,000 इज इक्वल्स टू 15,000। तो ये हो जाएगा मेरा 3x इज इक्वल्स टू 15, इसको उधर ले जाऊंगा तो 15 और 75 कितने हो गए मेरे 90,000, 90,000। तो इसने इसको काटा 30 टाइम, तो x की वैल्यू जो है मेरी वो आ गई 30,000। बट हमें x और y नहीं चाहिए, हमें x और y नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए उसकी इनकम। पहले वाले की इनकम 3x है, दूसरे वाले की 4y। तो आर्यन की जो इनकम है वो 3x है ना, 3x यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगी 90,000। ओ भाई 90,000 तुम्हारा भाई, आंखों में मतलब वो आ गया, क्या कहते हैं, आंखें चमक गई। और बबन की बात करें अगर, बबन ये तो और ज्यादा कमा रहा है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से तो ये आ जाएगा अपना 1 लाख। ओहो अमीर है, 1,20,000 कमा रहा है। सही है, 1,20,000 मतलब इनके अगर हम मिडिल क्लास के स्टैंड पॉइंट से देखें तो वैसे तो मिडिल क्लास पता है इनकम कितनी होती है? मिडिल क्लास की इनकम जो है ना पर पर्सन 20,000 होती है। ये डेटा है अभी के अकॉर्डिंग, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यार ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आप इस पे गूगल पे, यूट्यूब पे, इन जगह पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं तो सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका बी पार्ट देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था, ग्राफ बनाना था, ठीक है। 3 मार्क के क्वेश्चन आ रखे हैं ये दोनों, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, यहाँ पर इस वाले का मैं बॉक्स बना रहा हूँ एक्स वाई। तो अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6, y की वैल्यू 0 ले ली तो x क्या आएगा 3, खुद देख लो चाहे तो इसका तो बन गया बॉक्स, इसका बॉक्स बनाता हूं। तो इधर x और इधर y, दिस विल बी, x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा और y को उधर फेंको तो -2 आ जाएगा। y की वैल्यू मेरी आ रही है -2, y की वैल्यू अगर 0 ले लूं तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2x - 2 = 0 आ रहा है, यानी कि 2x बराबर 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है 1। अब बस आपको ग्राफ बनाना है बस, और कुछ नहीं। तो पहले वाला जो है x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, x की वैल्यू मैक्सिमम 3 जा रही है, तो 3 तक बना दो 1 2 3। y की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है 6 तक जा रही है, और नीचे जो है -2 तक जा रही है, 6 तक 1 2 3 4 5 6 तक जा रही है, ठीक है, दिस इज 6। फिर उसके बाद जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू माइनस में भी जा रही है -2 तक, दिस इज -1, ये 1 2 3 ये लिख देना, ठीक है, सिंपल है ये। तो अब आप ग्राफ बना लोगे, क्योंकि ये तो मतलब फ्रैक्शन वाला तो आया ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो आप ना ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ से ना इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन ही आते हैं जो कि मैंने कराया, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, देख लेना। जानते जब पेपर आएगा, चाहे तो सेमी पेपर में ही आपको दिख रहा है किस तरह से है, तो फिर उसी से अंदाजा लग रहा है। तो पहली वाली इक्वेशन 0,6 है, 0,6 यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और 3,0 यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों लाइंस को मैं जोड़ूंगा, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन का 0 - 2 ये रहा, 1,0 यहीं पे है, 1,0 यानी कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। देखो आप ग्राफ पे सोल्व करोगे ना तो आई थिंक आपका आंसर जो है ना ये कहीं पे जाकर के, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो पॉइंट है ग्राफ पे, आप देखना आपका क्या आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर 2,2 आ रहा है क्या, मेरे को कमेंट करके बताना, एक बार ट्राई करेगा देख के। 2, हाँ तो 2 सेटिस्फाई, यहाँ पे 2 रखू तो 2 4, 4 में से अगर, हाँ ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है ना 2,2 ही आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ गई इसका मतलब, और y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये जो आंसर आ रहा है ना x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। दिस वैल्यू x की और y की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है पूरी तरह से। यानी कि हमने देखो सारी की सारी चीजें कर ली। पता है आप अगर कोई वन शॉट देखोगे तो आई थिंक वो सीबीएसई सैंपल पेपर नहीं कराते हैं, वो सोचते हैं कि आप कर लोगे। बट अगर मान लो कभी मुश्किल क्वेश्चन आया तो, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर में क्वेश्चन था √2 - √5 कैसे प्रूव करते हैं, मुझे ये बता देना, पूरे यूट्यूब पे किसी ने कराया आज तक। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं महान इंसान हूं ये वो, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि ध्यान से देखो कि ये जो वन शॉट है, क्या ये वन शॉट ऐसे फालतू है या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है। बाकी के जो यूट्यूब पे वन शॉट डले हैं उससे कुछ अलग है, बाकी के वन शॉट बहुत पुराने हैं। पहली चीज, अगर नए वन शॉट भी वो डाल रहे हैं तो वो जो मेन चीज है वो तो कर रहे हैं कवर, और मैं भी उसको कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक्स्ट्रा एड ऑन क्या कर रहा हूँ,
सैंपल पेपर के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में मैं सैंपल पेपर के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी चैप्टर मुझे ऐसा लगेगा कि और भी क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए, जैसे ये वाला चैप्टर था तो ये बड़ा इजी चैप्टर था। देखो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, सारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने टेबल देखी, हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। पूरा चैप्टर रिवाइज करो, आप ना आंख बंद कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल होगा आपका, या फिर आंख खोल के रखोगे कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ रिवाइज करना। a1/a2 b1/b2 c1/c2 का सब इक्वल तो कोइंसाइडिंग लाइंस होगी, यानी कि इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि अब जिसके भी सॉल्यूशन होंगे तो वो कंसिस्टेंट होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि नो सॉल्यूशन। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि यार ग्राफिकल मेथड क्या होता है, और ग्राफिकल मेथड में हमने सीखा कि x की वैल्यू 0 रख दो, पहले y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 0 रख दो, x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये जो इक्वेशन पहले वाले के लिए किया वही दूसरे वाले के लिए भी कर दो, ये चीज वहां हमने करी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने देखा कि जब x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5 दे रखी हो तो ग्राफ बनाना बड़ा इजी है। x की वैल्यू 5 वहां पे सीधी लाइन खींच दो, y की वैल्यू 5 सीधी लाइन खींच दो, इंटरसेक्ट कहां करेगा 5,5 पे, कांस्टेंट नंबर जो दे रखा है वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, सिंपल। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने ग्राफ के क्वेश्चन करने का हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, और उस पर हमने बहुत सारे सवाल करे, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इलिमिनेशन मेथड में हमें हमारा मकसद ये होता है कि जो एक x वाला टर्म है या y वाला टर्म उसको मैं गायब कर दूं किसी भी तरह से, मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को आपस में, जैसे मैंने इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में था इसके ए पार्ट में, है ना, ठीक है, क्लियर। तो इलिमिनेशन भी समझ आ गया। इलिमिनेशन के ऊपर हमने बहुत सारे बीच बीच में हमने क्वेश्चंस करे, वर्ड प्रॉब्लम्स करे जितने भी हो सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आया था जहां पर एक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम था तो दूसरे वाले इक्वेशन में y का वही सेम कोफिशिएंट था, उसमें x जो y का कोफिशिएंट था उसमें x का, तो उसमें क्या कर रहे थे, याद आ रहा ना क्या कह रहा, वही सो तो नहीं गए तो उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे थे पहले, तो एक इक्वेशन बन जा रही थी, उसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे थे, जो बड़ी इजी इक्वेशन बन रही थी, बड़ी आसान सी, x प्लस वाई करके कुछ, है ना, बहुत इजी। और दूसरा वाले में हम क्या कर रहे थे, उसी में उस इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन आई थी, अब उसको माइनस करके भी एक इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है उसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी को मैं भूल गया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ही सॉल्व कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, और फिर मैं आंसर निकाल रहा हूँ बड़ी सिंपल तरीके से। और इसी मेथड को मैंने, इसी मेथड से बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम मैंने कराए आपको, मैंने हर तरह के वर्ड प्रॉब्लम कराए, एंगल्स वाले कराए, डिनोमिनेटर वाले कराए, एज वाले कराए, जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कराए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं, बस इन क्वेश्चंस को करके चले जाओगे, प्लस में एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना अपनी तरफ से, बहुत इजी है। इवन जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी है, अगर एनसीईआरटी नहीं भी सॉल्व करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपका मन है कि एनसीईआरटी सॉल्व करके देखता तो कर सकते हो, एंड अगर आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो वो कैसे सॉल्व करूं, तो एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ना जो ये चैप्टर है इसकी प्लेलिस्ट मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रखे हैं, 3.1, 3.2, 3.3 तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं एकदम डिटेल तरीके से, हर एक एक्सरसाइज के ऊपर एक एक वीडियो बना हुई है एकदम अच्छी खासी, आप उसको जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। बाकी ये चैप्टर मेरे एंड से पूरा खत्म हो चुका है, आपके एंड से भी खत्म हो चुका है, अगर आप इस वन शॉट को देख लिए हो तो बस थोड़ा सा मन करे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना, और जो मैं क्वेश्चन दूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों बाद उसको लगा लेना, ठीक है। जब तक सेशन को एंड करते हैं क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना ये जो वन शॉट की सीरीज है ये आगे नहीं बढ़ सकती है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग यू गाइस, थैंक यू सो मच।